Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter number 2 of class 8 civics, and the chapter's name is Understanding Secularism. So first of all, if you haven't watched the earlier chapter, then please click on the I button. There you will find the playlist. And if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, Understanding Secularism. So सेक्युलरिज्म के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो लास्ट चैप्टर में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, किस लिए वो किसी भी देश के लिए, सोसाइटी के लिए जरूरी होता है, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने डिस्कस किए थे, जिनमें से एक था सेक्युलरिज्म। तो उस चैप्टर में हमें थोड़ा सा आइडिया लगा था कि आखिरकार सेक्युलरिज्म होता क्या है। उसमें हमने ये पढ़ा था कि सेक्युलरिज्म का मतलब है कि सभी धर्मों को समान रूप से रिस्पेक्ट देना, सबको इक्वल समझना, किसी भी धर्म को ऊपर रखना या नीचे रखना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सेक्युलरिज्म मतलब क्या है, आप सभी को इक्वली ट्रीट कर रहे हो, सबको इक्वल रिस्पेक्ट दे रहे हो। और अगर देश के तौर पे बात करें तो एक देश अगर ये कहता है कि वो किसी पर्टिकुलर धर्म को, रिलीजन को प्रमोट करता है, तो फिर वो सेक्युलर स्टेट नहीं रह जाता। हमने इसमें पाकिस्तान का एग्जांपल लिया था कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो अपने आप को इस्लामिक स्टेट कहता है, मतलब कि वो इस्लाम धर्म को सबसे ऊपर रखता है, वो एक पर्टिकुलर धर्म के तरफ ज्यादा झुकाव रखता है, उसी को सपोर्ट करता है, और बाकी जो धर्म है उनको वो उतना सपोर्ट नहीं करता, उन्हें वो नीचे रखता है। तो हम कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान है वो सेक्युलर स्टेट नहीं है, वहां सेक्युलरिज्म फॉलो नहीं किया जाता। बट वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए हम कहते हैं कि हम सेक्युलर हैं, क्योंकि हम हर एक धर्म को वही रिस्पेक्ट, वही राइट देते हैं जो हम किसी दूसरे को देंगे, मतलब हमारे लिए सारे धर्म समान हैं, राइट। तो अब हम सेक्युलरिज्म को और ज्यादा डिटेल में जानने वाले हैं कि आखिरकार सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है, इंडिया का के ऊपर इस चीज का कैसे इफेक्ट पड़ता है, लोगों की लाइफ में ये क्यों जरूरी है। तो ये सब चीजें हम इस चैप्टर में डिटेल में जानेंगे। So imagine yourself as a Hindu or Muslim living in a part of the United States of America where Christian fundamentalism is very powerful. तो आप इमेजिन करो, या तो आप कोई हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रह रहा है, और हमें पता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या है, ज्यादातर क्रिश्चियंस हैं। तो वहां पे आप किसी ऐसी जगह पे रह रहे हो जहां पे क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म जो है वो बहुत पावरफुल है, एक तरीके से क्रिश्चियनों का वहां दबदबा है। Suppose that despite being a US citizen, no one is willing to rent their house to you. अब मान लो कि आप भले ही हिंदू हो, मुस्लिम हो, और बेसिकली आप इंडिया से बिलोंग करते हो, बट क्या होता है कि अगर हम किसी देश में उसके कुछ क्राइटेरियाज जो है वो फुलफिल कर देते हैं, कुछ समय के लिए वहां पे रहते हैं, कुछ साल के लिए, 5 साल 6 साल जो भी है, जो जैसा भी वहां का क्राइटेरिया है, अगर कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए हम उस देश में रह लेते हैं तो हमें वहां की सिटीजनशिप मिल जाती है। तो मान लो आप वैसे तो इंडियन ओरिजिन के हो, बट आप वहां पे सिटीजन जो है यूएस के बन चुके हो। अब आपके साथ हो क्या रहा है, आप किसी पर्टिकुलर धर्म से हो, मान लो आप हिंदू हो, ठीक है, या मुस्लिम हो, और आप कुछ यूएस सिटीजन है आपके पास, आप यूएस के सिटीजन हो, बट हो क्या रहा है कि जब आप यूएस में किसी के पास जा रहे हो घर रेंट लेने के लिए, रेंट पे लेने के लिए, कि आपके पास अभी अपना खुद का घर नहीं है बट आप रेंट पे घर लेना चाहते हो, तो आपके साथ क्या हो रहा है कि आपको लोग जो है वो घर रेंट पे नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि हम आपको घर रेंट पे नहीं देंगे क्योंकि आप पर्टिकुलर धर्म से बिलोंग करते हो, क्योंकि आप हिंदू हो, क्योंकि आप मुस्लिम हो, इसलिए हम आपको अपना घर रेंट पर नहीं देंगे। तो हाउ वुड दिस मेक यू फील, आपको कैसा लगेगा? आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, राइट। वुड इट नॉट मेक यू फील रिजेंटफुल? क्या आपको इससे बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं आएगा, नाराज नहीं होंगे आप? रिजेंटफुल मतलब एक तरीके से नाराज होना या गुस्सा करना। तो आपको डेफिनेटली गुस्सा तो आएगा ही आएगा, आपको बुरा लगेगा, क्योंकि आपके साथ एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है आपके धर्म के बेसिस पर। What if you decided to complain against this discrimination and were told to go back to India? और क्या होता है कि आप सोचते हो कि ठीक है, ये लोग मुझे रेंट पे घर नहीं दे रहे हैं क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर धर्म से आता हूं, तो मैं इस चीज के खिलाफ जो है कंप्लेन करूंगा। तो आप कंप्लेन करने के लिए जाते हो, और जब आप कंप्लेन करने के लिए अथॉरिटीज के पास जाते हो, मान लो पुलिस के पास जा रहे हो, तो पुलिस आपको कह रही है कि ये कंप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं, अपने देश जाओ, वहां जाके रहो, यहाँ पे आपको कोई घर रेंट पे नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप इंडियन हो, आप क्योंकि हिंदू हो, क्योंकि मुस्लिम हो, इसलिए आपको यहाँ पे रेंट पे घर नहीं मिलेगा। मतलब कि जो अथॉरिटीज हैं वो भी आपको कह रही है, अरे भाई जाओ यहाँ से, हमारे देश से निकलो। वुड दिस नॉट मेक यू फील एंग्री? क्या आपको ऐसा सुन के, इस तरीके का जो रवैया है लोगों का देख के गुस्सा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। योर एंगर could take two forms. तो अब आपका गुस्सा जो है वो दो तरीके से बाहर आ सकता है। First, you might react by saying that Christians should get the same treatment in places where Hindus and Muslims are in a majority. तो एक तो आप ये कह सकते हो कि
जहाँ पे अभी हम रह रहे हैं यूएसए में, मतलब अभी हम वही एग्जांपल ले रहे हैं कि भाई आप यूएसए में रह रहे हो जहाँ पे क्रिश्चियंस जो हैं वो मेजॉरिटी में ज्यादा मात्रा में हैं और हिंदूज और मुस्लिम्स जो हैं कम मात्रा में, और आपके साथ वहां पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो आप अपने गुस्से में क्या कहोगे कि जहां पे हिंदूज और मुस्लिम्स ज्यादा हैं और क्रिश्चियंस कम है, वहां पे क्रिश्चियंस के साथ भी इसी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। एक तो आप ऐसे कहोगे। दूसरा आप कह सकते हो, तो ये जो पहला वाला सिस्टम हुआ ये क्या होगा, ये एक तरीके का रिटेलिएशन हो गया। रिटेलिएशन मतलब कि बदले की भावना या कोई काम बदले के तौर पे करना, बदला लेना, तो वो गया रिटेलिएशन। और दूसरा हम बात करें तो दूसरा आप अपना गुस्सा किस तरीके से निकाल सकते हो, आप कह सकते हो कि सबके लिए जस्टिस होना चाहिए, कोई भी जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए किसी के भी धर्म के बेसिस पे। एक तो आप कह सकते हो कि जहां पे हिंदू मुस्लिम ज्यादा हैं और जो क्रिश्चियंस है वो कम है, वहां पे हम क्रिश्चियंस के साथ इसी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, वहां पे हम क्रिश्चियंस को घर रेंट पे नहीं देंगे। दूसरा आप ये कह सकते हो कि हर जगह पे हर देश में क्या होना चाहिए, सभी को एक समान मानना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। You may fight stating that no one should be discriminated against on grounds of their religious practices and belief। और आप जो है अपनी लड़ाई जो है शुरू कर सकते हो ये कहते हुए कि किसी भी पर्सन को उसके रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बेसिस पर, उसका धर्म क्या है, किस तरीके के बिलीफ वो रखता है, इन सब के बेसिस पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और ये जो आपकी स्टेटमेंट है कि किसी के भी साथ उसके रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये किस चीज पे डिपेंड करती है, आप कहां से निकाल के ला रहे हो इसको, कि आप ये मानते हो कि जो डोमिनेशन है किसी भी रिलीजन का नहीं होना चाहिए। अगर कोई रिलीजन जो है अपने आप को पावरफुल समझ रहा है, दूसरे लोगों को दबाने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो चीज है वो खत्म होनी चाहिए। दिस इज द एसेंस ऑफ सेक्युलरिज्म। और सेक्युलरिज्म का जो मेन एसेंस है, यूं कहें जो आत्मा है, वो यही है कि जो डोमिनेशन है किसी पर्टिकुलर धर्म का वो खत्म होना चाहिए। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि एक पर्टिकुलर धर्म ऊपर है और दूसरे उससे नीचे हैं, नहीं, सभी जो धर्म है वो एक समान जो है उन्हें ट्रीट करना चाहिए, और किसी को भी उसके धर्म के बेसिस पे, उसके रिलीजियस प्रैक्टिसेस, बिलीफ्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। सो इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट दिस, व्हाट दिस मीन्स इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अब इसको हम और ज्यादा डिटेल में इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि इंडिया का किस तरीके से सेक्युलरिज्म के साथ रिलेशन है, इंडिया में सेक्युलरिज्म का क्या हाल है। So history provides us with many examples of discrimination, exclusion and persecution on the grounds of religion। तो हिस्ट्री में हमें बहुत सारे ऐसे किस्से देखने मिलते हैं जहां पे हम ये देखते हैं कि लोगों के साथ उनके धर्म के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनको एक्सक्लूड किया जा रहा है, उन्हें एक तरीके से सोसाइटी से अलग करने की कोशिश की जा रही है और परसिक्यूट किया जा रहा है। परसिक्यूट मतलब एक तरीके से लोगों पर अत्याचार करना। You may have read about how Jews were persecuted in Hitler's Germany and how several millions were killed। तो आपने हिटलर के बारे में तो डेफिनेटली सुना होगा, बट हिटलर जो है वो क्यों बदनाम है, उसने किया क्या था। हिटलर जो है उसे ज्यूज से नफरत थी। उसने क्या किया, उसने जर्मनी में जितने ज्यूज थे उनको मारना शुरू कर दिया। वहां पे उन्होंने जो है कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए हुए थे, मतलब एक तरीके से इस तरीके के रूम्स थे, इस तरीके की जगह थी जहां सारे ज्यूज को वो पकड़ पकड़ के ले जाते थे और वहां पे जहरीली गैस छोड़ दिया करते थे। लोगों को एक रूम में बंद करके जहरीली गैस छोड़ दिया करते थे, जिस वजह से वो लोग मर जाते थे, वो ज्यूज होते थे। मतलब कि हिटलर ने क्या किया, बहुत सारे ज्यूज को मार दिया, उनकी जान ले ली। सो बहुत ही बड़े लेवल पे हिटलर ने ये किया था। और ज्यूज क्या है, एक पर्टिकुलर धर्म है। जो लोग जुडाइज्म जो है फॉलो करते हैं उन्हें हम ज्यूइश लोग कहते हैं। तो जो जुडाइज्म को फॉलो करने वाले लोग थे उनको हिटलर ने मरवा दिया। तो हमें देखने मिला कि हिटलर ने धर्म के बेसिस पे लोगों के साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन किया, उनके ऊपर अत्याचार किया। नाउ हाउएवर द ज्यूइश स्टेट ऑफ इजराइल ट्रीट्स इट्स ओन मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस माइनॉरिटीज क्वाइट बैडली। और अगर हम आज की सिचुएशन देखें तो जो इजराइल देश है वहां पे ज्यूइश जो है वो मेजॉरिटी में है, अब ज्यूइश वहां पे ज्यादा है। बट अब क्या हो रहा है कि जो इजराइल है वहां पे जो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस माइनॉरिटी में हैं, उनके साथ अब ज्यूइश लोग अत्याचार कर रहे हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। मतलब पहले क्रिश्चियंस ने क्या किया था, पहले ज्यूइश के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया था, और अब जब ज्यूइश मेजॉरिटी में आए तो अब ज्यूइश वही सेम काम दूसरे धर्मों के साथ कर रहे हैं। In Saudi Arabia, non-Muslims are not allowed to build a temple, church, etc. and nor can they gather in a public place for prayers। और वहीं हम सऊदी अरेबिया की बात करें, वहां पे जो नॉन मुस्लिम्स लोग हैं, मतलब कि ऐसे लोग जो मुस्लिम या फिर इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को उनके टेम्पल्स, चर्च वगैरह बनाने के लिए अलाउ नहीं किया जाता वहां पे। और साथ ही साथ लोग जो हैं प्रेयर्स करने के लिए, प्रार्थना वगैरह करने के लिए किसी पर्टिकुलर प्लेस पे इकट्ठा नहीं हो सकते।
मतलब सऊदी अरेबिया में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम जो है वही माना जाता है, वही सबसे ऊपर। In all of the above examples, members of one religious community either persecute or discriminate against members of other religious communities. अभी हमने एग्जाम्पल्स देखे, हमने सऊदी अरेबिया की बात की, इजराइल की भी बात की, हमने हिटलर की बात की, और इसमें हमने देखा कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के साथ जो है दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी के लोग डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, है ना। हमने जो सबसे पहले एग्जांपल लिया कि मान लो आप आप यूएस में रह रहे हो, यूएस सिटीजन हो आप, बट आप हिंदू या मुस्लिम हो, बट आपके साथ जो दूसरे क्रिश्चियन लोग हैं, वहां के जो क्रिश्चियंस हैं वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप क्योंकि हिंदू हो, आप क्योंकि मुस्लिम हो, तो आपको हम यहाँ पे घर रेंट पे नहीं देंगे, तो आपके धर्म के बेसिस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। वही हमने हिटलर का एग्जाम्पल लिया कि हिटलर ने जो जूइश हैं उनके साथ धर्म के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया। हमने इजराइल का एग्जाम्पल ले लिया, सऊदी अरेबिया का ले लिया। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। These acts of discrimination take place more easily when one religion is given official recognition by the state at the expense of other religions. और ज्यादातर हमें ये देखने मिलता है कि ज्यादातर ऐसे देश जहां पे किसी पर्टिकुलर धर्म को ऑफिशियल रिकॉग्निशन दे रखा है, मतलब कि वहां के स्टेट ने कह रखा है कि हम पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि वही अगेन पाकिस्तान का एग्जांपल कि भाई पाकिस्तान कहता है हम इस्लामिक स्टेट हैं, जहां पे कोई भी देश इस तरीके से अपने आप को किसी पर्टिकुलर धर्म से, पूरा देश जो है, देश की गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम इस धर्म को मानते हैं, ऐसे देशों में ज्यादातर देखने मिलता है कि रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। वहां पे ये चीजें और आसानी से जो है जगह लेती हैं। मतलब आप पाकिस्तान वगैरह में देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि हिंदूज वगैरह के साथ बहुत ही नॉर्मली, बहुत ही आराम से लोग जो हैं, जो दूसरे मुस्लिम्स हैं, वो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। वहां पे बहुत ही आम बात है, वहां के रूल्स और रेगुलेशंस इस तरीके के होंगे जो कि दूसरे धर्मों को नीचे रखें, उन्हें इतनी फ्रीडम नहीं देंगे। तो ज्यादातर ऐसे देश जहां पे किसी पर्टिकुलर धर्म को ऑफिशियल रिकॉग्निशन दे रखा है, वहां पे हमें देखने मिलता है कि जो रिलीजन है उसके बेसिस पे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं देशों में होता है, दूसरे देशों में भी हमें रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन देखने मिल सकता है, बट हाँ ज्यादातर ऐसे देशों में है जहां पे ऑफिशियल रिकॉग्निशन दे रखा है किसी पर्टिकुलर धर्म को। क्लियरली नो वन वुड विश टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन नॉट डोमिनेटेड बाय अनदर रिलीजन। तो सीधी सी बात है, किसी भी पर्सन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, कोई बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि उसके साथ उसके धर्म के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाए या उसको कोई दूसरा धर्म जो है दबाने की कोशिश करे। In India, can the state discriminate against citizens on the grounds of their religion? तो क्या इंडिया में जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, क्या वो लोगों में धर्म के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है? सो द आंसर इज नो, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो है सेक्युलरिज्म, कि इंडिया में सेक्युलरिज्म है। अब सेक्युलरिज्म का और डिटेल में मतलब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे। आइडिया तो आपको लग ही चुका है कि आखिरकार सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है। What is secularism? So in the previous chapter, you read about how the Indian Constitution contains fundamental rights that protect us against the state power as well as against the tyranny of the majority. So last chapter में हमने ये डिटेल में पढ़ा था कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जो कि हमें मिसयूज ऑफ पावर के खिलाफ बचाते हैं, कि अगर कोई पर्सन है, कोई लीडर है, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनके पास बहुत ज्यादा पावर होती है और कभी कभी हो सकता है कि ये लोग अपनी पावर का गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करें। तो इस मिसयूज ऑफ पावर से बचाने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ग्रुप्स, कुछ कम्युनिटीज ऐसी होती हैं जो कि मेजॉरिटी में होती हैं और वो अपनी मेजॉरिटी का गलत फायदा उठाने की कोशिश करती हैं, वो अपनी पावर का गलत फायदा उठाने की कोशिश करती हैं और जो माइनॉरिटी में लोग हैं, जो कम संख्या में लोग हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करती है, अत्याचार करती है। इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ भी बचाने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये फंडामेंटल राइट्स देता है। और साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, वो हमें अलाउ करता है, इट अलाउज इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस एज दे इंटरप्रेट दीज। तो जो हमने वीडियो डिस्कस की थी जिसमें हमने सारे फंडामेंटल राइट्स डिस्कस किए थे कि किस तरीके से हमें फंडामेंटल राइट्स जो हैं मिले हुए हैं, उनमें से एक फंडामेंटल राइट क्या था, वो था राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि हमें अपने रिलीजन को फ्रीली
प्रैक्टिस करने का अधिकार है। मतलब कि हम जिस रिलीजियस बिलीफ से बिलोंग करते हैं, हम जिस धर्म को मानते हैं, जो हम प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, उसको हम फ्रीली जो है फॉलो कर सकते हैं। मतलब कोई हमें रोक नहीं सकता कि तुम ये धर्म फॉलो मत करो, तुम इस चीज को मत मानो, तुम ये बिलीव मत करो। इस तरीके से हमें कोई रोक नहीं सकता। हमारे जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं उनको हम आराम से फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि भारत में सभी लोगों को अपना धर्म फॉलो करने का अधिकार है। In keeping with this idea of religious freedom for all, India also adopted a strategy of separating the power of religion and the power of state. अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सभी को अपना फ्रीडम फ्रीली फॉलो करने की अनुमति देता है, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारा जो देश है उसने एक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की। वो स्ट्रेटेजी कौन सी थी कि रिलीजन की जो पावर है उसको स्टेट की पावर से अलग रखना। मतलब कि राजनीति में धर्म नहीं आना चाहिए। राइट, सेक्युलरिज्म रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। अभी तक मैंने आपको सेक्युलरिज्म का मतलब क्या बताया था, मोटा मोटा, कि आप ये समझ लीजिए कि सभी धर्म एक समान होते हैं, सभी धर्मों को हम समान रूप से रिस्पेक्ट करते हैं। बट ये जो मतलब हो गया, ये जो डेफिनेशन हो गई, ये तो आपके लिए एकदम सरल भाषा में समझने के लिए हो गई। बट इसका अगर हम और डीप मतलब जाने और एक्यूरेटली मतलब समझें सेक्युलरिज्म का, तो वो है कि जब रिलीजन और स्टेट को सेपरेट रखा जाए। मतलब मान लो ये रिलीजन है और ये स्टेट, और स्टेट का मतलब क्या है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। स्टेट जो है पूरा सिस्टम है, जो सिस्टम हमारे देश में है गवर्नमेंट का। हमारे देश में गवर्नमेंट कैसी है, डेमोक्रेटिक। तो स्टेट जो है वो लोगों से नहीं बना होता, गवर्नमेंट जो है वो लोगों से बनी होती है। गवर्नमेंट में लोग आएंगे जाएंगे, बट जिस सिस्टम से वो गवर्नमेंट बनी है, जो तरीका है, जो सिस्टम यहाँ स्टैब्लिश हो रखा है, दैट इज द स्टेट। तो स्टेट में और रिलीजन में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, इन दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी होगी। ठीक है, मतलब कि इन दोनों का हम मिक्सअप नहीं करेंगे, हम स्टेट को और धर्म को, रिलीजन को अलग रखेंगे। हम राजनीति कह सकते हैं हम कि हमारा जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है उसको, और जो रिलीजन हो गया, रिलीजियस बिलीफ्स हो गए, इनको हम अलग अलग रखेंगे। तो सेक्युलरिज्म का मतलब बेसिकली यही है कि आप स्टेट और रिलीजन को सेपरेट रख रहे हो। तो जैसे कि हम ये नहीं कह रहे कि हम जो है, जैसे इंडिया ये नहीं कहता कि हम पर्टिकुलर धर्म को मानते हैं या इंडिया जो है इस धर्म को प्रोपेगेट करता है, ऐसा इंडिया नहीं कहता है ना। तो इसका मतलब कि इंडिया में क्या है कि जो स्टेट है वो धर्म से अलग है। हम यहाँ स्टेट और धर्म को एक दूसरे में इंटरेक्ट नहीं करने दे रहे, मिक्स नहीं होने दे रहे। ठीक है, जैसे हम पाकिस्तान का एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या है, स्टेट और रिलीजन वहां पे मिक्स हो रखे हैं, वहां सेपरेट नहीं है। क्योंकि इनकी स्टेट क्या कहती है कि भाई हम एक इस्लामिक नेशन है, हम एक इस्लामिक स्टेट है, हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, हमारा देश जो है वो इस्लाम को फॉलो करता है। वहां की स्टेट ऐसा कहती है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। राइट, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में सेक्युलरिज्म नहीं है, क्योंकि वहां की जो स्टेट है और जो वहां पे रिलीजन है वो दोनों सेपरेट नहीं है, बट इंडिया में है। तो इंडिया क्या हो गया, एक सेक्युलर स्टेट हो गया। तो अब आई होप कि आपको सेक्युलरिज्म का मतलब और ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि इसका बेसिकली मतलब है कि स्टेट और रिलीजन में सेपरेशन होना। और ये किस बेसिस पे आया, इसका बेस यही था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि आप किसी भी धर्म को आराम से फॉलो कर सकते हो, आपके साथ धर्म के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। Why is it important to separate religion from the state? As discussed above, the most important aspect of secularism is its separation of religion from state power. So last video में हमने पढ़ा था कि सेक्युलरिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है कि जो स्टेट पावर है उसको रिलीजन पावर से अलग रखना। स्टेट और रिलीजन जो है वो दोनों सेपरेट रहने चाहिए, इनको हम मिक्स नहीं करेंगे, तो उसे हम सेक्युलरिज्म कहेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। अब क्यों जरूरी है सेक्युलरिज्म? ताकि कोई भी जो कंट्री है जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कहती है वो डेमोक्रेटिकली परफॉर्म कर भी पाए। ठीक है, राइट। तो किसी भी डेमोक्रेसी के लिए डेमोक्रेटिकली परफॉर्म करना, फंक्शन करना, अगर उसको अच्छे से परफॉर्म करना है डेमोक्रेटिकली, तो जरूरी है कि वहां पे सेक्युलरिज्म हो। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन देम। अब ऐसा तो बहुत ही मुश्किल कहीं देखने मिलेगा कि पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, ऐसा बहुत ही मुश्किल से होगा। राइट, नॉर्मली आपको यही देखने मिलेगा कि मैक्सिमम देशों में क्या है कि
एक से ज्यादा रिलीजियस ग्रुप वाले लोग रह रहे हैं, मतलब ऐसी कम्युनिटीज रह रही हैं जो कि अलग अलग धर्मों को फॉलो करती हैं। मतलब एक से ज्यादा धर्म को फॉलो करने वाले लोग आपको एक देश में दिख जाएंगे। जैसे इंडिया में हिंदूज भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, सिख्स भी हैं, ईसाई भी हैं, आपको क्रिश्चियन भी देखने मिलेंगे, आपको यहाँ जैन भी मिलेंगे, ठीक है, बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग भी मिलेंगे। तो मतलब अलग अलग धर्मों के लोग हमें हमारे देश में मिलते हैं। इसी तरीके से अलग अलग देशों में अलग अलग धर्मों को फॉलो करते हैं। ज्यादातर देशों में अलग अलग धर्मों को फॉलो करने वाले लोग हमें मिलेंगे। Within these groups, religious groups, there will most likely be one group that is in majority. अब हम देख रहे हैं कि ये एक देश है। इस देश में कुछ लोग एक पर्टिकुलर धर्म को फॉलो कर रहे हैं, ए धर्म को फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग बी को, कुछ लोग सी को, कुछ लोग डी को, कुछ लोग एफ को, मतलब इस तरीके से अलग अलग धर्मों को फॉलो करने वाले लोग हैं। बट क्या ऐसा होगा कि पूरे देश में सभी धर्मों को फॉलो करने वाले लोग एकदम नंबर में इक्वल है कि 100 लोग ए धर्म को फॉलो कर रहे हैं, एग्जैक्ट 100 लोग बी धर्म को फॉलो कर रहे हैं, एग्जैक्ट 100 लोग सी धर्म को फॉलो कर रहे हैं? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कुछ लोग जो हैं वो मात्रा में ज्यादा होंगे। मान लो ए धर्म को फॉलो करने वाले लोग सबसे ज्यादा हैं, ठीक है, मान लो 1000 लोग जो हैं वो ए धर्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। बाकी सब जो धर्म है बी सी डी ई एफ जो भी हैं उनको फॉलो करने वाले लोग कम हैं। मान लो कहीं पे 5 ही लोग इस धर्म को फॉलो कर रहे हैं, कहीं पे 100 हो गए, कहीं पे 50 हो गए, कहीं पे 500 हो गए, बट मैक्सिमम जो नंबर ऑफ लोग हैं वो आपको ए धर्म में देखने मिल रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो धर्म है वो ए फॉलो किया जा रहा है। इस तरीके से हमें किसी भी देश में पहली बात हमें ये देखने मिलेगा कि अलग अलग धर्मों को फॉलो करने वाले लोग हमें मिलेंगे। दूसरा हमें ये देखने मिलेगा कि एक धर्म को फॉलो करने वाले लोग संख्या में ज्यादा होंगे और दूसरे धर्मों को फॉलो करने वाले लोग हो सकता है कम हो नंबर में, मतलब कुछ लोग ज्यादा नंबर में होंगे, किसी पर्टिकुलर धर्म को फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग कम होंगे। If this majority religious group has access to state power, then it could quite easily use this power and financial resources to discriminate against and persecute persons of other religion. अब देखो हम कह रहे हैं कि कोई ऐसा रिलीजन है जिसको सबसे ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं। ए रिलीजन था जिसको कि 1000 लोग जो हैं फॉलो कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग जो हैं वो ए रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। बाकी धर्मों को फॉलो करने वाले लोग बहुत कम हैं, 5, 10, 20, 50, 100 ऐसे हैं। तो क्या होगा, मान लो ए रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों को हमने पावर दे दी, हमने उन्हें सत्ता पे बैठा दिया, सारी पावर हमने कह दी कि भाई ए रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग ही गवर्नमेंट बनाएंगे। इससे क्या होगा, इन लोगों के पास एक अलग ही पावर आ जाएगी और हो सकता है कि ये अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करें। ये अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके इजीली इस देश के फाइनेंशियल रिसोर्सेस को अपने कब्जे में कर सकते हैं। जो दूसरे धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, जो माइनॉरिटी में हैं, जो कि नंबर में कम है, कम संख्या में है, उन लोगों के ऊपर ये धर्म वाले लोग क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, उनको परसिक्यूट कर सकते हैं, मतलब उनके साथ अत्याचार कर सकते हैं उनके धर्म के बेसिस पे कि तुम इस धर्म को फॉलो करते हो, हम तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, तुम्हें ये राइट्स नहीं दिए जाते। इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है उनके साथ, क्योंकि ए धर्म जो है वो मेजॉरिटी में है, उसके पास पावर है, तो वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। This tyranny of the majority could result in the discrimination, coercion, and at times even the killing of religious minorities. और टायरनी मतलब एक तरीके से जुल्म ही है, अत्याचार, टायरनी मतलब अत्याचार या जुल्म। तो मेजॉरिटी अगर अपनी पावर का इस तरीके से गलत इस्तेमाल करती है, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए माइनॉरिटी के साथ, जो कम संख्या में लोग हैं, जो कम संख्या में लोग धर्म को फॉलो कर रहे हैं, जिस धर्म को, उस धर्म के लोगों के साथ वो एक तरीके से जबरदस्ती कर सकते हैं। कोर्शन मतलब एक तरीके से जबरदस्ती किसी एक को अपनी बात मनवाना, ठीक है, जोर जबरदस्ती कर सकते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, यहाँ तक कि माइनॉरिटीज की जान भी कभी कभी मेजॉरिटीज के द्वारा ले ली जाती है। The majority could quite easily prevent minorities from practicing their religions. और जो मेजॉरिटी में लोग हैं, जो धर्म सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है, हो सकता है वो दूसरे धर्मों को रोके कि वो अपना धर्म ना फॉलो कर पाए। जैसे ए रिलीजन हो सकता है, ए रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग बी वाले को कहें कि नहीं, तुम्हें हम तुम्हारा जो रिलीजन बी है इसको फॉलो करने नहीं देंगे, हम तुम्हारे जो भी मंदिर हैं, जो भी है, जिस जगह पे तुम पूजा करते हो वो सब हम जो है हटवा देंगे, गिरवा देंगे, तुम्हें कोई राइट नहीं है यहाँ पे अपना पूजा स्थल बनाने का। इस तरीके से हो सकता है कि ये ए वाले लोग बी को उनका धर्म फॉलो ही ना करने दें, राइट। Any form of domination based on religion is in violation of the rights that a democratic society guarantees to each and every citizen irrespective of their religion.
अब अगर इस तरीके से हमें डोमिनेशन देखने मिलता है कि एक पर्टिकुलर धर्म अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, वो मेजॉरिटी में है और वो अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए दूसरे धर्मों को दबाने की कोशिश कर रहा है, इससे क्या होगा, किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जो उस देश में रहने वाले लोगों को अधिकार मिला है उनका उल्लंघन हो जाएगा, उनका एक तरीके से वायलेशन हो जाएगा। कैसे? मान लो हम कह रहे हैं ये जो कंट्री है जिसमें ABCD धर्म के लोग रह रहे हैं, जिसमें A धर्म के लोग सबसे ज्यादा हैं। अब ये जो कंट्री है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब इस देश के लोगों के पास कुछ राइट्स हैं अपने आप को बचाने के लिए, फंडामेंटल राइट्स हैं इनके पास, और लोगों के पास पावर है, लोगों के पास, कलेक्टिव लोगों के पास है, ठीक है। बट अब इसी देश में हम एक बात लागू कर दें, ये डेमोक्रेटिक है, ये सब कुछ है, और हम ऊपर से हम ये भी कह दें कि यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेफरेंस ए धर्म के लोगों को मिलेगी। अब बताओ, ये दोनों बातें एकदम अपोजिट नहीं हो गई कि हम किसी को प्रेफरेंस भी दे रहे हैं और हम उसी सेम कंट्री को ये भी कह रहे हैं कि तुम डेमोक्रेटिक हो, तो यहाँ पे लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स हैं। ये क्या हो जाएगा कि डेमोक्रेसी का ही उल्लंघन हो जाएगा। अगर किसी एक पर्टिकुलर धर्म को हम प्रायोरिटी देंगे, उनके राइट्स को ऊपर रखेंगे, उनको जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं रह जाएगी। दूसरे लोगों को जो राइट्स मिले हैं, जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, उनके राइट्स का उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री ये अपने लोगों को ये अधिकार देती है कि वो अपने धर्म को अच्छे से फॉलो कर पाए। और साथ ही साथ अगर आप लोग ऐसा कहने लगोगे, मतलब एक तरफ कंट्री क्या कह रही है कि आप फ्रीली फॉलो कर सकते हो, दूसरी तरफ अगर कंट्री ये कह दे कि ए धर्म के लोग पावर में रहेंगे, वो जैसे मर्जी जो है अपने सत्ता को चलाना चाहे चला सकते हैं, जो रूल्स लाना चाहे ला सकते हैं, अगर इस तरीके की बात साथ साथ ये देश करेगा, तो उससे क्या होगा, बी धर्म के साथ जो है अन्याय हो जाएगा, क्योंकि उसके जो राइट्स थे अपने धर्म को फॉलो करने के, फ्रीली फॉलो करने के लिए जो उसको राइट्स मिले थे, उनका उल्लंघन हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही आपने ए को पावर दी, वैसे ही ये जो बी धर्म है वो अपने धर्म को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाएगा, ए धर्म जो है वो इस पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या होगा, बी धर्म मतलब जो माइनॉरिटी में धर्म है उनको अपना धर्म फॉलो करने का जो है मौका नहीं मिलेगा, उनके साथ उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका उल्लंघन हो जाएगा। Therefore, the tyranny of the majority and the violation of fundamental rights can result is one reason why it is important to separate the state and religion in democratic society. इसीलिए किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ये जरूरी हो जाता है कि वहां पे धर्म को स्टेट से अलग रखा जाए। कोई भी जो स्टेट है वो किसी पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट ना करे, अपने आप को किसी पर्टिकुलर धर्म से एसोसिएट ना करे, तो ही क्या होगा कि जो लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिले हैं वो लोग अच्छे से उसे एंजॉय कर पाएंगे। अदरवाइज उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसी मतलब के ही नहीं रह जाएंगे, क्योंकि आप उसके अपोजिट काम कर रहे हो। एक तरफ आप कह रहे हो कि आप फ्रीली फॉलो करो, दूसरी तरफ आप किसी पर्टिकुलर धर्म को पावर भी दे देते हो, तो दो अपोजिट बातें हो जाएंगी। इसीलिए ताकि कोई भी जो पर्टिकुलर धर्म है जो मेजॉरिटी में है वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे और दूसरे धर्मों के साथ अन्याय ना करे, इसीलिए जरूरी है कि जो स्टेट है और जो धर्म है दोनों को अलग अलग रखा जाए। Another reason that is important to separate religion from the state in democratic societies is because we also need to protect the freedom of individuals to exit from their religion, embrace another religion or have the freedom to interpret religious teachings differently. तो अभी फर्स्ट पैरा में हमने बात की कि कभी कभी हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर धर्म दूसरे धर्म के लोगों के साथ जो है अन्याय करे, कि एक धर्म जो है वो मेजॉरिटी में है तो वो माइनॉरिटी के साथ जो है अन्याय कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, उन्हें परसिक्यूट कर रहा है। बट अब इस पैरा में हम बात करेंगे कभी कभी क्या होता है, सेम धर्म के अंदर ही लोग अनसेफ फील करते हैं। जैसे अभी देखो, डेमोक्रेटिक सोसाइटी है वो लोगों को फ्रीडम देती है ना, वो कहती है कि आपके पास फ्रीडम राइट्स हैं, मतलब मैक्सिमम फ्रीडम देने की कोशिश की जाती है। अब उसमें से एक चीज हमने जो फंडामेंटल राइट्स वाले उसमें पढ़ा था सेक्शन में, उसमें हमने ये देखा था लास्ट चैप्टर में कि एक जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसका मतलब कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में उनको अपना धर्म जो है वो फॉलो करने की आजादी दी जाती है। और अगर हम उसको डिटेल में पढ़ें तो ये हमें आजादी मिलती है कि हम अपने धर्म को अपने तरीके से जो है इंटरप्रेट कर सकते हैं, कि किसी मेरे धर्म ग्रंथ में जो चीज लिखी है उसको मैं अपने नजरिए से देखूं, उसका मैं अपने तरीके से मतलब निकालूं, ये मेरे को हक मिलता है। मैं चाहूं तो अपने धर्म से अपने आप को अलग कर लूं, कि अभी मैं एक पर्टिकुलर धर्म फॉलो करती हूँ, अब मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे ये वाला धर्म अच्छा नहीं लग रहा, मेरा जो धर्म मैं फॉलो करती आ रही थी अब मुझे इससे अलग हटना है, मुझे दूसरा धर्म जो है वो अच्छा लग रहा है, आई विल फॉलो दैट। तो
मेरे को ये फ्रीडम है, मुझे आजादी है कि मैं अपना धर्म जो भी मैं फॉलो कर रही हूँ उसको छोड़ के कोई और धर्म फॉलो कर सकती हूँ। मैं अपने धर्म को अपने तरीके से इंटरप्रेट कर सकती हूँ। अब कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई पर्सन अपना धर्म छोड़ने की कोशिश करता है तो उस धर्म को फॉलो करने वाले जो दूसरे लोग हैं वो उस पर्सन को करने नहीं देते ऐसा। मतलब हम ए धर्म की बात कर रहे हैं, ए धर्म जो है वो मेजोरिटी में है, ठीक है, बट यहाँ पे एक पर्सन है मिस्टर काजू। अब मिस्टर काजू को अपना धर्म जो है वो ए अच्छा नहीं लग रहा, उन्हें लग रहा है कि भाई बी धर्म जो है वो ज्यादा अच्छा है, मुझे बी धर्म फॉलो करना है। बट ए धर्म को फॉलो करने वाले जो दूसरे लोग थे वो काजू पे दबाव बनाने लग गए, वो उस पर गुस्सा करने लगे कि भाई तू कैसा आदमी है भाई, क्यों अपने धर्म को छोड़ रहा है, हमारा धर्म तो बहुत अच्छा है। और एक तरीके से लोग इसके ऊपर चढ़ गए, इसके घर पे हमला करने लग रहे हैं कि तू हमारे धर्म को क्यों छोड़ रहा है, तू गद्दार है, इस तरीके की बातें हो रही है। उस पर्सन का जीना हराम हो गया। मतलब काजू का जो खुद का धर्म जो वो फॉलो करने वाले लोग थे, मतलब जिस धर्म से वो पहले बिलोंग करता था, जिस धर्म से अब वो दूर जाना चाहता है, उस धर्म को फॉलो करने वाले लोग उसको ऐसा नहीं करने दे रहे। काजू को जो ए धर्म के लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं तुम ए धर्म को छोड़ के बी में मत जाओ, बी गंदा है, ए ही अच्छा है। और क्योंकि काजू ऐसा करना चाहता है तो उसके साथ जो है ए धर्म के लोग ही, अभी काजू ने धर्म बदला नहीं है, अभी काजू भी ए ही धर्म का है, और ए ही धर्म के दूसरे वाले जो लोग हैं वो उसके साथ एक तरीके से उसके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं कि तू कैसी बात कर रहा है, तू अपने धर्म को छोड़ने की बात कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है। इस तरीके की बातें काजू को सुनने के लिए मिल रही हैं। अब बताओ, जो काजू है उसके पास तो राइट है ना कि वो अपने धर्म को छोड़ के आराम से दूसरे में चला जाए, और ये जो राइट है वो कैसे मिला है, वो सेक्युलरिज्म की वजह से मिला है। अब ये लोग जो कि काजू को रोक रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। क्यों कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि हमारी जो स्टेट है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो काजू को राइट दे रही है कि भाई तुम्हें जैसे मर्जी अपने धर्म को छोड़ना है छोड़ो, नहीं छोड़ना मत छोड़ो, मर्जी है। बट अगर इस केस में ऐसा नहीं होता, अगर ये जो देश है ये सेक्युलर नहीं होता, यहाँ पे काजू को उसका जो धर्म है फॉलो करने के लिए मतलब फ्रीडम नहीं होता कि तुम मर्जी है, वहां पे मर्जी नहीं दी जाती, तो क्या होता, तो काजू के साथ अन्याय होता रहता, और हो सकता है कभी काजू को बी धर्म में कन्वर्ट करने के लिए अलाउ ही नहीं किया जाता, हो सकता है ए धर्म के लोग उसकी जान ही ले लेते, ऐसा हो सकता था। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि किसी पर्टिकुलर धर्म के लोग ही अपने ही धर्म के किसी दूसरे के खिलाफ चले जाते हैं, राइट। सो टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर, लेट अस टेक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। अब इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए हम अनटचेबिलिटी का एग्जाम्पल लेते हैं। अनटचेबिलिटी क्या है? ये एक प्रैक्टिस थी जो कि वैसे तो आज भी एग्जिस्ट करती है। तो इसमें क्या है, लोग क्या, जैसे अपर कास्ट वाले लोग जो हैं, सो कॉल्ड अपर कास्ट, वो क्या मानते हैं कि जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट है उसको अगर हम छुएंगे तो हम पॉल्यूटेड हो जाएंगे, हम गंदे हो जाएंगे। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं तुम अनटचेबल हो। जैसे अपर कास्ट वाला लोअर कास्ट वाले को क्या कहता है कि तुम अनटचेबल हो, हम तुम्हें छुएंगे नहीं, तुम अगर हमने तुम्हें छू दिया तो हम गंदे हो जाएंगे, इस तरीके की बातें होती हैं, राइट। So you might feel that you dislike this practice within Hinduism and therefore you want to try and reform it. अब आपको पता है कि भाई अनटचेबिलिटी तो बेकार है, और आपको लगता है कि भाई ये तो सच में ही बहुत गंदी जो है प्रैक्टिस है और मुझे इसको चेंज करना है, मुझे हिंदुइज्म में ये जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है इसको बदलना है, इसको खत्म करना है। However, if state power were in the hands of those Hindus who support untouchability, then do you think that you would have any easy task to try and change this? अब आपने तो ये सोच लिया कि आपको हिंदुइज्म में ये जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है उसे खत्म करना है, आपको हिंदुइज्म में चेंज लाना है। बट सिचुएशन क्या है कि जो स्टेट में पावर बैठी है वो कैसे लोग हैं, मतलब स्टेट की जो पावर है वो ऐसे हिंदूज के हाथ में है जो कि अनटचेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपने जो सोचा है कि मैं हिंदुइज्म में चेंज लाऊंगा, रिफॉर्म कर दूंगा, अनटचेबिलिटी को हटा दूंगा, या आप सोच सकते हो कि आप इतने आसानी से ला दोगे? क्योंकि जो पावर में बैठे हैं वो ऐसे लोग हैं जो कि इस प्रैक्टिस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो आपको हर कीमत पे रोकने की कोशिश करेंगे कि आप हिंदुइज्म में चेंज ना लाओ। तो आपका ये जो सोचना था कि आप हिंदुइज्म में चेंज ला दोगे, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को हटा दोगे, वो इतना आसान नहीं रहेगा। Even if you were part of dominant religious group, you might face a lot of resistance from fellow members of your community. अब भले ही तुम किसी ऐसे धर्म से बिलोंग करते हो जो मेजॉरिटी में है, हमने ए धर्म की बात की थी कि ए धर्म जो है ऐसा धर्म है जिसे सबसे ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, बट मेजॉरिटी में होने के बावजूद भी ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं कि जहां आप अपने धर्म के दूसरे लोगों के खिलाफ जाओ, मतलब कि आपके जो धर्म के दूसरे लोग हैं वो आपसे सहमत ना हो, वो आपके खिलाफ चले जाए, ठीक है।
So these members who have control of state power might say that there is only one interpretation of Hinduism and that you do not have the freedom to interpret this differently. तो आपने सोचा कि भाई आप अनटचेबिलिटी को हटाओगे, बट पावर में ऐसे लोग बैठे हैं जो कि इस प्रैक्टिस को सपोर्ट करते हैं, और वो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वो पावर में है, वो कहेंगे कि नहीं, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम हिंदुइज्म को अपने तरीके से सोचो, उसका अपने तरीके से मतलब निकालो या उसमें कुछ चेंज लाओ, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। हिंदुइज्म को सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है और तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम उसमें चेंज लाओ या उसको अलग तरीके से सोचो। तो पावर में बैठे लोग इस तरीके की बात करेंगे। अब मान लो अगर पावर में ऐसा कोई मतलब किसी पर्टिकुलर धर्म के लोग नहीं बैठे होते, पावर में ऐसे हिंदूज नहीं बैठे होते जो कि अनटचेबिलिटी को फॉलो करते हैं या फिर जो एक तरीके से अनबाइज्ड हैं, जो पावर में लोग हैं वो अपने आप को किसी पर्टिकुलर धर्म से एसोसिएट करते ही नहीं है, वो लोगों के भले के बारे में सोचते हैं कि जो अच्छा है वो किया जाना चाहिए, भाई अनटचेबिलिटी गलत है तो वो हटनी चाहिए। तो अगर ऐसे लोग बैठे होते तो वो आपको एक तरीके से हेल्प करते इस चेंज को लाने के लिए, अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए। आपके पास आजादी रहती कि आप अपने लेवल पे जो कर सको इस रिफॉर्म को लाने के लिए वो आप कर सकते थे। तो ये कब कर सकते थे आप, ये चेंजेस लाने के आप अच्छे से कब सोच सकते थे, जब पावर किसी धर्म से एसोसिएट ना होती, जब स्टेट में जो बैठे लोग हैं वो किसी पर्टिकुलर धर्म से एसोसिएटेड नहीं होते। देखो मैं ये नहीं कह रही कि जो गवर्नमेंट बना रहे हैं लोग वो किसी पर्टिकुलर धर्म को ही फॉलो नहीं करेंगे, नहीं, क्योंकि यहाँ हम गवर्नमेंट की नहीं, हम स्टेट की बात कर रहे हैं। स्टेट क्या है, सिस्टम ऑफ पॉलिटी। देश की जो पॉलिटी है वो किस सिस्टम की है, क्या सिस्टम है वहां का पॉलिटिकली, तो वो है स्टेट, राइट। तो यहाँ पे हम पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, किसी पर्सन की बात नहीं कर रहे। तो पूरा सिस्टम जो है वो अपने आप को किसी धर्म से एसोसिएट नहीं करता, ठीक है। तभी ये पॉसिबल हो पाता है कि पर्सन्स अपने लेवल पे अपने धर्म को अपने तरीके से इंटरप्रेट कर पाए, अपने धर्म को छोड़ सकें, अपने धर्म को अपने लेवल पे उसको प्रमोट कर सके, अपने तरीके से प्रमोट कर सकें। तो ये कब पॉसिबल है, जब स्टेट और रिलीजन अलग अलग हों। तो सेकेंड पैरा में अभी हमने क्या पढ़ा कि कभी कभी हमें ये भी देखने मिल सकता है कि खुद के धर्म के ही लोग एक दूसरे के अपोजिट जा सकते हैं, भले ही वो धर्म मेजॉरिटी में क्यों ना हो। अब ऐसी दिक्कत ना आए, लोग एक दूसरे के खिलाफ इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन ना करें, सेम धर्म में और अलग अलग धर्म में भी ना करें, तो उसके लिए जरूरी है कि सेक्युलरिज्म हो, स्टेट और जो रिलीजन है वो अलग अलग हो। तो ये दो हमने मेन पॉइंट पढ़े कि सेक्युलरिज्म किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में मेनली क्यों जरूरी है। फर्स्ट, ताकि कंट्री डेमोक्रेटिकली अच्छे से परफॉर्म कर पाए, फंक्शन कर पाए, क्योंकि डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोगों को राइट दिए जाते हैं, ताकि उन राइट्स का उल्लंघन ना हो जाए, इसलिए सेक्युलरिज्म जरूरी है। दूसरा, सेम धर्म में ही कभी कभी लोग एक दूसरे के अपोजिट चले जाते हैं, तो सेम धर्म के लोगों को एक तरीके से ये अधिकार ना मिले कि वो दूसरे पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सके, ये कह के कि तू तो हमारी धर्म का है, तू ऐसे क्यों कर रहा है। तो हर एक पर्सन को यह अधिकार है कि वो अपने धर्म को अपने तरीके से फ्रीली जो है एंजॉय करे, उसे फॉलो करे, मन करे तो अपने धर्म के साथ रहे, नहीं करे तो उसे छोड़ के दूसरे धर्म में चला जाए, उसकी मर्जी है। और ये सब कैसे पॉसिबल है, सेक्युलरिज्म की वजह से, राइट। What is Indian secularism? So far we have been discussing about secularism in general. So we discussed what is secularism, and then we also discussed why it is important for a democratic country to be secular. तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, अगर हम इन जनरल टर्म्स में बात करें या यूं कहें लेमैन या आम आदमी की भाषा में बात करें, तो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है, दैट वी शुड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी रिलीजन इक्वली। हमें सभी धर्मों को समान रूप से रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अलग अलग धर्म के लोगों के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सभी लोगों के पास समान अधिकार होने चाहिए। सो दैट इज बेसिकली सेक्युलरिज्म, अगर हम नॉर्मली बोलें। बट इसको अगर हम और टेक्निकली बात करें तो सेक्युलरिज्म का मतलब है कि रिलीजन और जो स्टेट है वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग होने चाहिए। क्यों अलग होने चाहिए, क्यों सेक्युलरिज्म जरूरी है, वो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि सबसे पहले एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए डेमोक्रेटिक बने रहना ये जरूरी है, ये पॉसिबल है तभी जब वहां पे सेक्युलरिज्म होगा, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी बहुत सारे राइट्स अपने सिटीजन्स को देती है। तो अगर वहां पे सेक्युलरिज्म नहीं होगा तो बहुत सारे राइट्स जो हैं वो उनके वायलेट हो जाएंगे, बहुत सारे जैसे राइट्स हैं वो उनका उल्लंघन हो जाएगा अगर आप सोसाइटी में सेक्युलरिज्म नहीं ला रहे हो, राइट। दूसरा हमने बात किया था कि कभी कभी सेम ही कम्युनिटी के लोग एक दूसरे के अपोजिट चले जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है, मान लो
वो अपने धर्म को छोड़ के जाने चाहता है, तो उस धर्म के दूसरे लोग जो है वो उसको मना करेंगे कि नहीं तुम छोड़ के मत जाओ। तो इस तरीके से हो सकता है कि उसको कुछ डिस्क्रिमिनेशन, कुछ अत्याचार जो है वो झेलना पड़े। इस तरीके से सेम कम्युनिटी के लोगों को एक दूसरे के डोमिनेशन से बचाने के लिए भी सेक्युलरिज्म जरूरी है। तो अभी तक हमने बात की थी सेक्युलरिज्म इन जनरल, हमने इंडियन जो स्टेट है उसके कॉन्टेक्स्ट में अभी तक सेक्युलरिज्म की बात नहीं की थी। सो नाउ फ्रॉम दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म, की इंडिया के संदर्भ में सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है और किस तरीके से इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है और किस तरीके से इंडिया अपने देश के जो लोग हैं उनके धर्मों का एक तरीके से उनकी इज्जत करता है, उनका सम्मान करता है, और किस तरीके से हमारे यहाँ पे जो पूरा सेक्युलर सिस्टम है वो बना हुआ है। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी फ्रॉम दिस सेक्शन, राइट। सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट बी सेक्युलर। तो हमारे भारत का जो संविधान है वो इस चीज को मैंडेट करता है, अनिवार्य बनाता है कि इंडियन स्टेट जो है वो सेक्युलर होनी चाहिए, मतलब कि यहाँ पे गवर्नमेंट मतलब स्टेट एंड जो रिलीजन है वो दोनों सेपरेट रहेंगे। According to the Constitution, only a secular state can realize its objectives to ensure the following. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ एक सेक्युलर स्टेट ही इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकती है। क्या है ये ऑब्जेक्टिव्स? The one religious community does not dominate another. हम ये चीज ध्यान रखें कि एक रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो दूसरे को डोमिनेट ना करे। इस चीज को इंश्योर करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री टू बी सेक्युलर। अगर कंट्री सेक्युलर नहीं होगी इसका मतलब वो किसी पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट कर रही है। अगर वो किसी पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट कर रही है मतलब कि उस धर्म के लोगों के पास पावर है और वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके जो दूसरे रिलीजन हैं उनको एक तरीके से डोमिनेट कर सकती है, उन पे अत्याचार कर सकती है। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि कोई एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे के ऊपर अत्याचार ना करे, डोमिनेट ना करे, ये करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए हमें स्टेट को सेक्युलर बनाना होगा। That some members do not dominate other members of the same religious community. साथ ही साथ हमने एग्जाम्पल पढ़ चुका है कि कभी कभी क्या होता है कि सेम ही कम्युनिटी के लोग जो हैं एक दूसरे को डोमिनेट करने लगते हैं, एक दूसरे के खिलाफ चले जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इस चीज को इंश्योर करने के लिए भी सेक्युलरिज्म का होना जरूरी है। एंड दैट स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। एंड इफ वी वांट टू मेक श्योर दैट कि हमारी जो स्टेट है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को लागू ना करे, एनफोर्स ना करे, मतलब कि मान लो अगर हमारे देश में कल से ये कहा जाए कि सभी लोगों को हिंदू धर्म फॉलो करना है, इसके अलावा और कोई धर्म नहीं फॉलो किया जा सकता, तो ये तो गलत होगा ना, है ना। तो ऐसा ना हो। साथ ही साथ जो स्टेट है वो किसी से उसका रिलीजियस फ्रीडम भी ना छीने, है ना। कि अगर हम कह रहे हैं कि ठीक है तुम अपना जो धर्म है वो तो फॉलो कर रहे हो बट उसमें कंडीशंस लगा दी जाए कि तुम ऐसे ही फॉलो कर सकते हो, तुम इन जगह पे ही अपना जो मंदिर है, मस्जिद है वो ही बना सकते हो। अगर इस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएंगी, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, तो उससे क्या होगा, उनका फ्रीडम जो है वो उसका हनन होगा, उनके बहुत सारे राइट्स का हनन होगा। सो इफ वी वांट कि हमारी जो स्टेट है वो किसी पर्टिकुलर धर्म को लागू ना करे और सभी लोगों का जो रिलीजियस फ्रीडम है वो भी मेंटेन रहे, तो उसके लिए हमें स्टेट में, कंट्री में सेक्युलरिज्म लाना होगा। सो दैट इज वाई हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस चीज को मैंडेटरी करता है कि भाई इंडियन स्टेट तो सेक्युलर रहेगी ही रहेगी, ताकि ये सभी चीजें जो है इंश्योर करी जा सके कि कोई एक कम्युनिटी दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी पे डोमिनेट ना करे, सेम कम्युनिटी के मेंबर्स एक दूसरे पे डोमिनेट ना करें, साथ ही साथ जो स्टेट है वो किसी पर्टिकुलर धर्म को इन्फोर्स ना करे, सपोर्ट ना करे और ना ही तो लोगों के रिलीजियस फ्रीडम का हनन करे। The Indian state works in various ways to prevent the above dominations. अब हमने देखा कि सेक्युलरिज्म जरूरी है ताकि ये सभी जो डोमिनेशंस हैं वो ना हो, बट आखिरकार इंडियन सेक्युलरिज्म काम कैसे करता है ताकि ये डोमिनेशन को रोका जा सके। सो फर्स्ट इट यूजेस अ स्ट्रेटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन। पहला जो तरीका है जिससे कि स्टेट ये कोशिश करती है कि एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे पे डोमिनेट ना करे, वो तरीका क्या है कि जो स्टेट है वो अपने आप को रिलीजन से दूर रखती है, जो कि बेसिक मतलब है सेक्युलरिज्म का कि स्टेट अपने आप को रिलीजियस जो मैटर्स हैं उनसे दूर रखती है। द इंडियन स्टेट इज नॉट रूल्ड बाय अ रिलीजियस ग्रुप एंड नॉर डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन। जो इंडियन स्टेट है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप के द्वारा चलाई नहीं जाती। अभी जैसे हम अफगानिस्तान की बात करें
तो वहां पे क्या आया है, वहां पे अभी तालिबानी जो हैं उन्होंने पूरी स्टेट को, अफगानिस्तानी जो स्टेट है उसको कंट्रोल कर लिया है। मतलब कि वहां पे कौन रूल कर रहा है, तालिबान रूल कर रहा है। और तालिबान जो है वो इस्लामिक लॉज को बहुत ही ज्यादा प्रॉपरली फॉलो करने वाला है। मतलब कि वो एक तरीके से पर्टिकुलर रिलीजन से बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है। मतलब कि अफगानिस्तान में जो स्टेट में, अफगानिस्तान के स्टेट में जो पावर में है, वो लोग किसी पर्टिकुलर धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो दूसरे धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं उनके बारे में जो गवर्नमेंट है वो नहीं सोचेगी, और अपने धर्म को फॉलो कराने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, राइट? ऐसा हो सकता है। सो इंडियन स्टेट क्या करती है, अपने आप को रिलीजन से दूर रखती है। वो ना ही तो इंडिया में कोई भी, हमारी जो गवर्नमेंट है किसी पर्टिकुलर धर्म के हिसाब से नहीं बनती। लोगों जो है वहां पे चुन के आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जो है वो पर्टिकुलर धर्म से ही बनेगा। अगर इस धर्म का नहीं है तो वो बंदा प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। ऐसा कोई सिस्टम है क्या इंडिया में? नहीं है, राइट? तो हमारा जो कंट्री है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप के द्वारा नहीं रूल की जाती, नहीं चलाई जाती, और ना ही वो किसी पर्टिकुलर धर्म को, रिलीजन को सपोर्ट करती। In India, government spaces like law courts, police stations, government schools and offices are not supposed to display or promote any one religion. और भारत में जितने भी गवर्नमेंट स्पेस हैं, जो ऐसी जगहें हैं जहाँ पे सरकारी काम हो रहा है, जहाँ पे गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, पुलिस स्टेशन जो है वो भी एक गवर्नमेंट का ही बॉडी है, गवर्नमेंट की हिस्सा है, लॉ कोर्ट्स हैं वो भी एक तरीके से गवर्नमेंट स्पेसेस हैं। तो जितने भी ऐसे सरकारी दफ्तर, कार्यालय या फिर जगहें हो गई जो कि सरकार की हैं, जो सरकार को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वहां पे ये चीज बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर धर्म को डिस्प्ले करें, मतलब कि शो करें या उसे प्रमोट करें। तो ये चीज अलाउड नहीं है, ठीक है? इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए हम ये स्टोरी बोर्ड पढ़ेंगे। सो गवर्नमेंट हाई स्कूल है यहाँ पे। तो इन अ गवर्नमेंट हाई स्कूल इन सीमापुर, स्टूडेंट्स वांट टू सेलिब्रेट अ रिलीजियस फेस्टिवल। तो ये जो गवर्नमेंट हाई स्कूल है सीमापुर में, यहाँ के कुछ बच्चे जो हैं वो रिलीजियस फेस्टिवल को स्कूल में ही सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो बच्ची है वो अपने सर से बात करती है, सर देयर इज अ बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ, वी हैव नेवर सेलिब्रेटेड इट इन स्कूल, कैन वी डू इट दिस ईयर? वो बच्ची कहती है कि सर हम अगले महीने जो है हमारा एक बहुत बड़ा रिलीजियस फेस्टिवल आने वाला है और हमने उस फेस्टिवल को कभी भी स्कूल में नहीं सेलिब्रेट किया है, तो क्या इस साल हम उस फेस्टिवल को स्कूल में सेलिब्रेट कर लें? फिर टीचर कहता है कि आई एम अफ्रेड दैट इजंट पॉसिबल, कि मुझे दुख है, खेद है कि मैं ये चीज जो है वो पॉसिबल नहीं है कि तुम अपने रिलीजियस फेस्टिवल को स्कूल में सेलिब्रेट नहीं कर पाओगे। दिस इज अ गवर्नमेंट स्कूल, ये एक सरकारी स्कूल है। वी कैन नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू एनी वन रिलीजन। अब क्योंकि ये एक सरकारी स्कूल है तो हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते। प्राइवेट स्कूल्स में डू इट, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो जो मर्जी धर्म को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। बट गवर्नमेंट स्कूल्स में ये नहीं है पॉसिबल। गवर्नमेंट स्कूल्स डोंट सेलिब्रेट एनी रिलीजियस फेस्टिवल्स इन द स्कूल प्रीमाइसेस। तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो किसी भी धार्मिक जो फेस्टिवल होते हैं, त्योहार होते हैं, उन्हें स्कूल के प्रांगण में, प्रीमिसेस में नहीं सेलिब्रेट करते। मोस्ट रिलीजियस फेस्टिवल्स आर पब्लिक हॉलीडेज सो दैट वी कैन सेलिब्रेट दीज एट होम। तो ज्यादातर हमें देखने मिलेगा कि जो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं वो छुट्टी वाले दिन होते हैं, मतलब कि उस दिन छुट्टी कर दी जाती है ताकि हम सभी अपने ये जो त्योहार हैं वो अपने अपने परिवारों के साथ घर पे मना सके। देखो हमारे जो बड़े बड़े धार्मिक त्योहार है, हम दिवाली की बात करें, हिंदुओं का बड़ा त्योहार है, राइट? हम ईद की बात करें, मुस्लिमों का बड़ा त्योहार है। गुरु पर्व की बात करें तो गुरु पर्व में क्या होता है कि जो सिख हैं उनका त्योहार होता है वो, है ना? इसी तरीके से क्रिसमस जो है वो भी आपकी सर्दियों की छुट्टी में पड़ता है। इस तरीके से बुद्ध पूर्णिमा है। मतलब कि जो हमारे मेन बड़े बड़े रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं उस दिन क्या करती है गवर्नमेंट, ज्यादातर छुट्टी कर देती है। ज्यादातर बड़े रिलीजियस फेस्टिवल्स के दिन आपको देखने मिलेगा कि छुट्टी होती है। इससे क्या होगा कि जो भी लोग हैं अपने धर्म के जो भी उनका त्योहार है वो उसको अपने घर में अपने परिवार के साथ अच्छे से मना ले, और स्कूल में इस तरीके से कोई भी जो रिलीजियस फेस्टिवल है उसे नहीं मनाया जाता। क्योंकि देखो अगर स्कूल किसी एक पर्टिकुलर धर्म के फेस्टिवल को मनाएगा तो उसे हर एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो तो सेक्युलर है और ये पॉसिबल नहीं होता। और अगर सिर्फ एक ही त्योहार के जो धर्म का त्योहार है उसे सेलिब्रेट करेगा तो इससे क्या होगा, जो स्कूल है वो सेक्युलरिज्म का उल्लंघन करेगा।
कि अगर हम कह रहे हैं कि हम सभी धर्मों को समान रूप से ट्रीट कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं कर सकते। सो क्या गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ऑफिसेज हैं, ये सब हैं, वहां पे किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं किया जाता और ज्यादातर उस दिन छुट्टी होती है ताकि हम चैन से अपने घर में मना पाए। सो आई नेवर थॉट ऑफ दिस वे, आई गेस वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट इट आउटसाइड स्कूल। तो बच्चा कहता है कि मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि हम स्कूल में जो धार्मिक त्योहार है उन्हें नहीं मना सकते। तो फिर वो कहता है कि वैसे भी हम स्कूल के बाहर तो मना ही सकते हैं, सेलिब्रेट कर ही सकते हैं। तो बच्चे कहते हैं कि एनीवेज वी वर प्लानिंग टू सेलिब्रेट इन आवर लोकेलिटी, कि कोई बात नहीं, स्कूल में नहीं हुआ था क्या हुआ, वैसे भी हम अपनी लोकेलिटी में, अपने एरिया में उसे सेलिब्रेट करने की सोच ही रहे थे। So in the above storyboard, the celebration of religious festival within the school would have been a violation of government's policy of treating all religions equally. तो हमने ये जो केस पढ़ा कि जिसमें बच्ची जो है वो चाहती थी कि उनका जो रिलीजियस फेस्टिवल है वो स्कूल में सेलिब्रेट किया जाए। तो अगर ऐसा हो जाता कि एक पर्टिकुलर रिलीजन का फेस्टिवल स्कूल में सेलिब्रेट हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट करने की, उसका वायलेशन हो जाता, उसका उल्लंघन हो जाता, राइट? So government schools cannot promote any one religion either in their morning prayers or through religious celebrations. तो कोई भी जो गवर्नमेंट स्कूल है वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकता, ना ही उसके मॉर्निंग असेंबली में, ना ही रिलीजियस सेलिब्रेशंस के थ्रू, है ना। आपने मॉर्निंग प्रेयर्स में भी देखा होगा, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हो तो वहां पे बहुत ही नॉर्मल, मतलब ऐसी प्रेयर्स होती हैं जो जिनका धर्म से कोई मतलब नहीं होता, जो सभी के लिए समान होती हैं, राइट? इस तरीके से प्रेयर्स होती हैं, इस तरीके से वहां पे सॉन्ग्स होते हैं जो ग्रुप सॉन्ग्स वगैरह गाए जाते हैं, राइट? तो इस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर धर्म को सपोर्ट नहीं किया जाता। बट ये जो रूल है वो प्राइवेट स्कूल्स में अप्लाई नहीं होता। मतलब कि अगर आप एक प्राइवेट स्कूल में हो तो वहां पे आपको हो सकता है देखने मिले कि किसी पर्टिकुलर रिलीजियस फेस्टिवल को वहां पे अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, राइट? अब आप ये मत बोलना कि मैं तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा हूँ और हमारा जो स्कूल है वो तो ईद को बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाता है, या वो दिवाली को बहुत धूमधाम से मनाता है, और बाकी धर्मों का वहां पे कोई सेलिब्रेशन ऐसा नहीं होता, तो मेरा जो स्कूल है वो सेक्युलरिज्म के अपोजिट जा रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उनको अलाउ है कि वो अपना अपने हिसाब से जिस भी, अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजियस फेस्टिवल को, इफ दे वांट टू सेलिब्रेट अ पर्टिकुलर religious festival in their school premises, they can do that, but a government school can't do that, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो सेक्युलरिज्म को सपोर्ट कर रही है, हमारा जो देश है वो सेक्युलर है। अब ये तो हमने एक ही तरीका पढ़ा जिसके थ्रू हमारी जो कंट्री है वो कोशिश करती है कि सेक्युलरिज्म को मेंटेन रखा जाए। कोई भी जो डोमिनेशन है किसी पर्टिकुलर धर्म के द्वारा या किसी सेम धर्म के कम्युनिटी में कुछ लोगों के द्वारा जो दूसरे लोगों पे डोमिनेशन हो जाता है, इस तरीके के किसी भी डोमिनेशन को रोकने के लिए किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट, हमारी स्टेट काम करती है, उसका हमने एक तरीका देखा। अभी बाकी जो सेकंड एंड थर्ड वे है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेक्युलरिज्म के बारे में, और लास्ट वीडियो से हमने शुरू किया था कि किस तरीके से इंडिया में जो डोमिनेशन होता है, जो एक धर्म दूसरे धर्म के ऊपर डोमिनेट करता है, उसको रोकने के लिए काफी तरीके अपनाए गए हैं। उसमें से पहला जो तरीका है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो फर्स्ट वे था थ्रू विच इंडिया ट्राइज टू स्टॉप द डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन बाय अदर इज थ्रू द सेपरेशन, कि जो इंडियन स्टेट है वो अपने आप को रिलीजन से अलग रखती है। और उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट ऑर्गन्स हैं, गवर्नमेंट बॉडीज हैं, कोर्ट हो गए, पुलिस स्टेशन हो गए, इस तरीके से जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे किसी भी पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट नहीं किया जाएगा। हमने स्टोरी बोर्ड पढ़ा था कि किस तरीके से बच्चे जो हैं वो स्कूल में अपना एक रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहते थे, बट उनके टीचर ने उन्हें बताया कि ये गवर्नमेंट स्कूल है, इसलिए यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर धर्म के त्योहार को नहीं सेलिब्रेट कर सकते। तुम स्कूल के बाहर अपनी मर्जी से जो भी तुम्हें धर्म का त्योहार सेलिब्रेट करना है, यू आर फ्री टू सेलिब्रेट दैट, बट इन द स्कूल प्रेमाइसेस वी कैन नॉट डू दैट, क्योंकि वो गवर्नमेंट स्कूल है। बट वहीं हम बात करें प्राइवेट स्कूल की, तो प्राइवेट स्कूल्स आर फ्री टू सेलिब्रेट एनी रिलीजियस फेस्टिवल। तो प्राइवेट स्कूल के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, बट जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट बॉडीज हैं, गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज वगैरह हैं, वहां पे ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। और इसके थ्रू जो गवर्नमेंट है वो क्या कोशिश करती है, वो ये कोशिश करती है कि सभी धर्मों को एक समान रखा जाए, किसी एक पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट ना किया जाए, ताकि जो डोमिनेशन है एक धर्म का दूसरों के ऊपर, उसको रोका जा सके। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की कि जिसके थ्रू ये जो डोमिनेशन है
उसको रोका जाता है। सो इट इज थ्रू अ स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, मतलब कि दूसरा जो तरीका है जिससे इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क करता है इस डोमिनेशन को रोकने के लिए, वो है नॉन इंटरफेरेंस की स्ट्रेटेजी। नॉन इंटरफेरेंस मतलब कि किसी चीज में इंटरफेयर ना करना, सिंपल सी बात बोले तो किसी चीज में अपनी टांग ना अड़ाना, ठीक है। This means that in order to respect the sentiments of all religions and not interfere with religious practices, the state makes certain exceptions for particular religious communities. अब हम ये तो कह रहे हैं कि जो इंडियन स्टेट है वो स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस अडॉप्ट कर रही है। नॉन इंटरफेरेंस, अब इसका मतलब क्या है कि सभी धर्मों की भावनाओं को एक तरीके से सम्मान देने के लिए, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, उसके लिए जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो क्या करती है, वो किसी की रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इंटरफेयर नहीं करती, मतलब कि छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करती, उन्हें ये बताने की कोशिश नहीं करती कि तुम अपना धर्म इस तरीके से फॉलो करो, तुम ये चीजें करो, तुम ये चीजें ना करो। तो इस तरीके से जो धार्मिक चीजें हैं उनसे स्टेट अपने आप को अलग रखने की कोशिश करती है, उसमें इंटरफेयर नहीं करती। और इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि किसी के धर्म में इंटरफेयर ना हो, जो स्टेट है वो कुछ एक्सेप्शंस बनाती है कुछ रिलीजियस कम्युनिटीज के लिए। तो अब ये समझाने में तो आपको बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा कि क्या कह दिया कि एक्सेप्शंस हैं कुछ, इंटरफेयर नहीं किया जा सकता। तो ये चीज जो है वो हम डिटेल में स्टोरी बोर्ड से पढ़ेंगे, राइट। फिर हम वापस से इस बात को डिस्कस करेंगे। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु हैव रिसेंटली बॉट स्कूटर्स आर मीटिंग टू गो फॉर अ राइड टुगेदर। तो कुछ दोस्त थे, उन्होंने अभी अभी एक नया स्कूटर जो है वो खरीदा था सभी लोगों ने। अब वो लोग एक साथ मिलके किसी राइड पे जाने वाले थे। सो हे, आई होप यू हैव अ हेलमेट, यू नो द लॉ इन दिल्ली रिक्वायर्स दैट यू वेयर वन। तो ये जो दोस्त है जिसने हेलमेट पहना हुआ है, वो इस दूसरे दोस्त को कहता है कि मुझे उम्मीद है तुम्हारे पास हेलमेट होगा, तुम्हें पता ही होगा कि दिल्ली में किस तरीके से जो लॉ है, कानून है, वो ये कहता है कि तुम्हें हेलमेट पहनना जरूरी है। Why aren't you wearing a helmet? तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ? Do you want to be fined? क्या तुम चाहते हो कि तुम पे फाइन लगाया जाए? Don't worry, I will not be fined. तो फिर ये जो दोस्त है वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे ऊपर कोई फाइन नहीं लगेगा। अब फिर दूसरा दोस्त पूछता है, हे परमजीत, why won't you be fined? वो बोलता है कि परमजीत ये बताओ कि तुम पे फाइन क्यों नहीं लगेगा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि तुम चिंता मत करो, मुझ पे फाइन नहीं लगेगा, तुम पे फाइन क्यों नहीं लगेगा? For Sikhs, wearing a पगड़ी is a very important part of our religion. तो वो बोलता है कि सिखों के लिए पगड़ी पहनना उनके धर्म का एक बहुत अहम हिस्सा है। The government cannot force me to wear a helmet. और इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो मुझे फोर्स नहीं कर सकती कि मैं हेलमेट पहनूं, क्योंकि जब जो पंजाबी हैं, जो सिख हैं, जब वो टर्बन पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, तो फिर हेलमेट उसके ऊपर नहीं आ सकता है ना। तो अगर वो हेलमेट पहनेंगे तो उन्हें अपनी पगड़ी जो है वो हटा के पहनना पड़ेगा। बट जो पगड़ी है वो तो उनके रिलीजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उनके रिलीजन में वो पगड़ी पहनते ही पहनते हैं। इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो क्योंकि सेक्युलर है, क्योंकि वो सभी धर्मों को रिस्पेक्ट कर रही है और किसी धर्म में इंटरफेयर नहीं कर रही, इसी वजह से जो सिख हैं उनके लिए एक एक्सेप्शन दी गई है कि ठीक है, ताकि तुम्हारा जो रिलीजियस फेथ है, जो तुम्हारा धर्म चला आ रहा है कि उसमें पगड़ी पहनते हैं, ताकि उसमें कोई हेर फेर ना हो, ताकि उससे कोई छेड़छानी ना हो, उसके लिए हम एक एक्सेप्शन रखेंगे कि जो सिख हैं उनके ऊपर फाइन नहीं लगेगा अगर वो हेलमेट नहीं पहनते हैं, उन्होंने पगड़ी पहनी हुई है तो उनके ऊपर फाइन नहीं लगेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि जनरल रूल क्या है कि सभी लोगों को हेलमेट पहनना है। बट यहाँ पे हमें एक्सेप्शन क्या देखने मिली कि जो सिख हैं वो हेलमेट नहीं पहनेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि उन्होंने पगड़ी पहनी हुई है और उनके ऊपर फाइन नहीं लगेगा। अब ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जो सिख हैं उनके धर्म का बहुत ही अहम हिस्सा है कि वो पगड़ी पहने। अगर गवर्नमेंट ये फोर्स करती कि चाहे कोई भी है, चाहे सिख है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे कोई भी धर्म का है, उन्हें हेलमेट पहनना जरूरी है, अगर नहीं पहनेंगे तो उन पर फाइन लगेगा। अगर गवर्नमेंट ऐसा कहती तो क्या होता, जितने भी सिख थे उनको एक तरीके से मजबूर होके अपनी पगड़ी उतारनी पड़ती और हेलमेट पहनना पड़ता ताकि उन पे फाइन ना लगे। और इससे क्या होता, उनके जो धार्मिक भावनाएं हैं, उनका जो धर्म है, उसके साथ एक तरीके से छेड़छानी होती, उसमें इंटरफेयर होता कि उनका धर्म क्या रहा है, पगड़ी पहनो, गवर्नमेंट मजबूर कर रही है कि कभी पगड़ी मत पहनो, तुम्हें हेलमेट पहनना है। तो इस वजह से क्या होता कि उनके धर्म में इंटरफेरेंस हो जाती। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ताकि सिखों के धर्म में इंटरफेरेंस ना हो, एक एक्सेप्शन बना दी जनरल रूल में कि ठीक है, जो सिख हैं, जो पगड़ी पहन रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर वो हेलमेट नहीं भी पहनेंगे तो चलेगा, उनको फाइन देने की जरूरत नहीं है, राइट। तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करती। और किस तरीके से वो इंटरफेयर नहीं करती, कुछ एक्सेप्शंस बनाकर, जैसे कि हमने यहाँ देखा।
So in the above storyboard, Paramjeet, the Sikh youth, does not have to wear a helmet. तो इसमें हमने देखा कि जो परमजीत है, जो कि एक सिख यूथ है, मतलब कि एक ऐसा पर्सन है जो कि सिख धर्म को फॉलो करता है, उसको हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं थी. This is because the Indian state recognizes that wearing a pagadi is central to Sikhs' religious practices, and in order to not to interfere with this, allows an exception in the law. अब ऐसा इसलिए हुआ कि जो परमजीत है उसे हेलमेट पहनना जरूरी इसलिए नहीं था क्योंकि जो इंडियन स्टेट है वो ये मानती है, वो ये समझती है कि सिखों का जो धर्म है उसमें पगड़ी पहनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ताकि इस धर्म में कोई इंटरफेरेंस ना हो जाए इसीलिए गवर्नमेंट ने एक एक्सेप्शन बनाई कि कोई बात नहीं, जो सिख हैं जो पगड़ी पहन रहे हैं वो हेलमेट ना पहने, उन पे फाइन नहीं लगेगा. ये बात अभी मैंने आपको डिटेल में समझा दी. राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वे थ्रू विच इंडियन स्टेट वर्क्स टू प्रिवेंट द डोमिनेशन ऑफ द वन रिलीजन बाय अनदर. तो थ्रू द स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन, अभी हमने पढ़ा कि इंटरफेरेंस ना करके जो गवर्नमेंट है वो इस डोमिनेशन को रोकती है. अब हम बात कर रहे हैं थ्रू द इंटरवेंशन की इंटरवीन करके, मतलब कि धर्मों में दखल अंदाजी करके ये इंश्योर किया जाता है कि जो डोमिनेशन है वो ना हो. सो अब हम पढ़ते हैं इसका मतलब क्या है. यू हैड अर्लियर रेड इन दिस चैप्टर अबाउट अनटचेबिलिटी. तो हमने अनटचेबिलिटी के बारे में पढ़ा हुआ है कि किस तरीके से हिंदुइज्म में कुछ लोग अपने आप को ऊंची जाति का मानते हैं और कुछ जो दूसरे लोग हैं उन्हें नीची जाति का मानते हैं, और ऊंची जाति के लोग ये मानते हैं कि नीचे जाति के लोगों को नहीं छूना चाहिए. अगर वो लोग नीचे जाति के लोगों को छू देंगे तो वो पॉल्यूटेड हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे. सो उन्होंने एक अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस शुरू की हुई थी, चला रखी थी कि जो नीचे जाति वाले लोग हैं उन्हें छूना नहीं है हमें. So this is a good example where members of the same religion, upper caste Hindus, dominate other members of the same community. तो देखो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है किस चीज का, कि हमने पढ़ा है कि कभी कभी सेम कम्युनिटी में लोग एक दूसरे को डोमिनेट करने लगते हैं. तो इसमें धर्म तो एक ही है, चाहे अपर कास्ट के लोग हों चाहे लोअर कास्ट के लोग हों, दोनों ही हिंदू धर्म से बिलोंग कर रहे हैं. और इसमें हम देख रहे हैं कि जो अपर कास्ट वाले लोग हैं वो लोअर कास्ट वाले लोग को डोमिनेट कर रहे हैं. इसका मतलब हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो लोअर कास्ट वाले लोग हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है. सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रिलीजन बेस्ड एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स अनटचेबिलिटी. तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है कि इस डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए उसने अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को बैन कर दिया, कि अब अगर कोई अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करेगा, अगर कोई कहेगा कि लोअर कास्ट वाले लोगों को छूना मना है, हम गंदे हो जाएंगे, तो उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि अब ऐसा करना जो है वो जुर्म है. In this instance, the state is intervening in the religion in order to end a social practice that it believes discriminates and excludes and that violates the fundamental rights of lower caste who are citizens of the country. अब इस इंस्टेंस में, इस एग्जाम्पल में जो हमने अनटचेबिलिटी वाला पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा कि किस तरीके से स्टेट जो है वो इंटरवीन कर रही है. अब इसमें वो दखल अंदाजी कर रही है, वो चेंजेस लाने की कोशिश कर रही है ताकि उन सोशल प्रैक्टिसेस को चेंज किया जा सके जो कि सेम ही धर्म में एक तरीके से उस धर्म के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रही हैं. जो लोअर कास्ट वाले लोग हैं उनका जो है फंडामेंटल राइट है कि वो फ्रीली मूव कर सकें, किसी भी जगह पे जा सकें, मंदिरों में जा सकें, सभी पब्लिक प्लेसेस में जा सकें. बट अनटचेबिलिटी के कारण क्या होता है, ये अपर कास्ट वाले लोग ना बहुत सारी जगहों पे लोअर कास्ट वाले लोगों को आने से मना कर देते हैं. कभी कभी क्या होता है कि गांव में जैसे कोई नल है, पब्लिक नल है जहाँ पे सब लोग पानी आके पी सकते हैं, तो ऐसे जगहों पे, ऐसे पब्लिक प्लेसेस में जो अपर कास्ट वाले लोग हैं वो लोअर कास्ट वालों को मना करते हैं कि तुम इस नल से पानी नहीं पी सकते, यहाँ से तो अपर जो कास्ट हैं उसके लोग पानी पीते हैं. तो इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए, इस तरीके का जो डोमिनेशन है, अत्याचार है, उसको रोकने के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस अनटचेबिलिटी को की प्रैक्टिस को बैन करता है. अब जैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को बैन किया, इसका मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक तरीके से हिंदुइज्म में कुछ छेड़छाड़ी की, उसमें दखल देने की कोशिश की. बट ये जो दखल उसने दिया वो अच्छे के लिए दिया, एक डोमिनेशन को रोकने के लिए दिया. So similarly, to ensure that laws relating to equal inheritance rights are respected, the state may have to intervene in the religion-based personal laws of communities. अब देखो हमें पता है कि नॉर्मली क्या होता है कि जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है वो बच्चों को जाती है, राइट, कि पेरेंट्स के पास जितनी भी जमीन जायदाद है उनके बाद जो है वो उनके बच्चों में जो है बांट दी जाती है.
बट हमें बहुत सारी जगह ये देखने मिलता है कि इस जो इनहेरिटेंस है, जो जमीन जायदाद बच्चों को मिलेगी, वो सभी बच्चों में इक्वली नहीं बांटी जाती। मान लो ऐसा होता है कि जो मेल बच्चे हैं, जो उनका बेटा है, सन है, उनको जमीन जायदाद मिल जाती है, वहीं जो बेटी है उनकी, उसको नहीं मिलती। तो इसके वजह से क्या हुआ, एक तरीके से हमारे देश में जो कानून बने हुए हैं कि बच्चों के बीच में जो प्रॉपर्टी है वो इक्वल तरीके से बंटनी चाहिए, इसका उल्लंघन हो रहा है। और ये जो प्रैक्टिस है कि सारी जमीन जायदाद सिर्फ और सिर्फ बेटे के पास जाएगी, ये एक रिलीजियस प्रैक्टिस है। तो इस तरीके से जो हमारे कानून है कि इनहेरिटेंस जो राइट है उनकी रिस्पेक्ट करने के लिए हमारा जो देश है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इन धर्मों के जो निजी कानून हैं उनमें चेंज कर सकता है। ठीक है, अब इसका हमने एक और बहुत अच्छा जो एग्जांपल हम रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं, वो है 3 तलाक का। अब देखो 3 तलाक क्या है, एक तरीके से एक रिलीजियस मैटर है, बट उसमें हमें देखने मिला कि किस तरीके से मेल जो कम्युनिटी है उस धर्म में, मुस्लिम इस्लाम में जो मेल कम्युनिटी है, वो एक तरीके से, हम ये नहीं कह रहे कि सभी मेल उसमें ऐसा करते हैं, बट ज्यादातर ये देखने मिला कि जो मेल है वो विमेन को एक तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं, वुमेन के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं इस 3 तलाक के बेसिस पर। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो औरतें हैं उनकी सिचुएशन को समझा कि उनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है इस 3 तलाक के बेसिस पर। तो गवर्नमेंट ने धर्म में चेंज लाने की बात की कि 3 तलाक को जो है बैन कर दिया जाए ताकि औरतों के साथ अन्याय ना हो। तो इस तरीके से गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो है ये इंटरवीन करने की पॉलिसी भी रखती है कि ताकि जो लोग हैं उस धर्म के, उनके साथ कोई अन्याय ना हो। इन दोनों ही केसेस में हमें ये नॉर्मली देखने मिला कि एक धर्म में कभी कभी क्या होता है कि कुछ कम्युनिटी के लोग जो हैं वो दूसरे लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं, और ताकि जो लोग दब रहे हैं उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन ना हो, इस चीज को इंश्योर करने के लिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो धर्मों में इंटरफेयर कर सकता है। तो जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो दोनों ही तरह की पॉलिसी अपनाता है, स्ट्रेटेजी अपनाता है, एक इंटरवेंशन की और एक इंटरवेंशन ना करने की। ठीक है, दोनों ही पॉलिसीज के थ्रू जो है हमारी जो इंडियन स्टेट है वो ये इंश्योर करने की कोशिश करती है कि डोमिनेशन ना हो। तो देखो मेन जो एम है वो ये है कि एक धर्म या सेम धर्म में एक कम्युनिटी दूसरे के ऊपर डोमिनेशन ना करे, अत्याचार ना करे। तो मेन एम है कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स को बचाना, लोगों के ऊपर अत्याचार ना हो। और इस एम को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट 3 तरीके अपना रही है। पहला ये कि वो अपने आप को धर्मों से सेपरेट कर रही है कि किसी भी गवर्नमेंट बॉडी में, ऑर्गन में जो धर्म है उसको प्रमोट नहीं किया जाएगा, किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं किया जाएगा। दूसरा ये कि वो इंटरफेयर नहीं करती कि कुछ जो ऐसी चीजें हैं जो कि एक धर्म में बहुत ज्यादा मानी जाती हैं, जो कि उस धर्म से पूरे तरीके से रिलेटेड हैं और वो किसी का बुरा भी नहीं कर रही है ना। जैसे कोई पर्सन अगर सिख है और वो पगड़ी पहनता है तो इससे दूसरे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इससे ना ही तो दूसरे धर्मों के ऊपर कुछ अन्याय हो रहा है, ना ही सेम धर्म में जो दूसरे लोग हैं उनके ऊपर कोई अन्याय नहीं हो रहा। वो पर्सन है वो खुद पगड़ी पहन रहा है, और जो पगड़ी है वो इतनी हैवी होती है कि उनके एक तरीके से सर में जो थोड़ी बहुत चोट लगे वो बच सकती है। ठीक है, और जो है सबसे बड़ी बात है वो उनके धर्म का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है और वो दूसरों को नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा। अब मान लो कोई ऐसी प्रैक्टिस होती जो दूसरों को नुकसान पहुंचाती तो गवर्नमेंट क्या करती, इंटरवीन करती। बट यहाँ पे क्योंकि ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिससे किसी और को नुकसान नहीं हो रहा और उस धर्म के लोग इस चीज पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, मानते हैं, तो ताकि इस धर्म में कोई छेड़छानी ना हो, लोगों की जो धार्मिक भावनाएं उनमें उनको ठेस ना पहुंचे, इसलिए गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन नहीं कर रही। राइट, अब हमने फिर दूसरा पढ़ा कि भाई कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जहां पे गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है ताकि जो डोमिनेशन हो रहा है उसको रोका जा सके। राइट, सो इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। और कभी कभी जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट के तौर पर भी इंटरवीन कर सकती है, मतलब कि कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज को वो सपोर्ट दिखाए, इसके थ्रू भी वो इंटरवीन कर सकती है। The Indian Constitution grants the right to religious communities to set up their own schools and colleges. जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिलीजियस कम्युनिटीज को ये राइट देता है कि वो अपने खुद के स्कूल और कॉलेजेस सेटअप कर सके ताकि वो अपने धर्मों के जो बच्चे हैं उन्हें वहां पढ़ा सके। हमने मदरसों की बात सुनी है कि मदरसों में क्या होता है, जो मुस्लिम लोग हैं वो अपनी पढ़ाई करते हैं, इसी तरीके से गुरुकुल्स वगैरह होते हैं, वहां पे हिंदूज पढ़ते हैं, जो क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं वो स्कूल खोलते हैं, कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, वहां पे जो क्रिश्चियंस हैं वो पढ़ाई करते हैं, वो अपने स्कूल्स को प्रमोट कर रहे हैं। मतलब कि हमारे देश में ये राइट है कि कोई रिलीजियस कम्युनिटी अपने स्कूल, अपने कॉलेजेस जो है वो सेटअप कर सकती है। इट ऑल्सो गिव्स देम फाइनेंशियल एड एंड ऑन अ नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस।
और देखो सपोर्ट किस तरीके से गवर्नमेंट करती है कि जो गवर्नमेंट है वो इन स्कूल्स को, इन कॉलेजेस को चलाने के लिए रिलीजियस कम्युनिटीज को फाइनेंशियल एड भी देती है। मतलब कि एक तरीके से कुछ पैसे के तौर पे मदद करती है, कुछ ग्रांट देती है, कुछ पैसा देती है, ताकि रिलीजियस कम्युनिटीज अपने स्कूल्स को, कॉलेजेस को अच्छे से चला पाएं। और ये जो फाइनेंशियल एड है, जो ये आर्थिक तौर से मदद की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा इन स्कूल्स को, कॉलेजेस को, ये नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस पे होती है। इसका मतलब क्या है कि किसी पर्टिकुलर धर्म के स्कूल को या कॉलेज को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती दूसरे के मुकाबले। सभी धर्मों के लोगों को इक्वल रूप से बिना किसी भेदभाव के फाइनेंशियल एड जो है वो मिलेगी। मतलब गवर्नमेंट इस चीज में कोई भी भेदभाव नहीं करती कि हम तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हारे स्कूल्स कॉलेजेस को चलाने में और तुम्हारी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता, सबको समान रूप से ट्रीट किया जाता है। सो नाउ आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किन स्ट्रेटेजीज के थ्रू इंडियन स्टेट ये कोशिश करती है कि धर्मों में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों पर डोमिनेट ना करें, सेम धर्म में कुछ कम्युनिटीज दूसरी कम्युनिटीज के ऊपर डोमिनेट ना करें। सो इस डोमिनेशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्ट्रेटेजीज लेती है, राइट। कभी कभी वो अपने आप को सेपरेट करती है, कभी कभी इंटरवीन करती है, और कभी कभी सिचुएशन को देख के वो इंटरवीन नहीं भी करती, राइट। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि भाई सिचुएशन क्या है। अगर कहीं पे लोगों के बेसिक फंडामेंटल राइट्स के साथ हनन हो रहा है तो गवर्नमेंट के लिए, स्टेट के लिए जरूरी हो जाएगा कि वो धर्मों में भी चेंज लाए। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर वो इंटरवीन नहीं करेगी, राइट। So in what way is Indian secularism different from that of other democratic countries? So चैप्टर की शुरुआत हमने की थी ये समझ के कि भाई आखिरकार सेक्युलरिज्म क्या होता है। फिर हमने जाना कि सेक्युलरिज्म क्यों जरूरी है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए। फिर हमने देखा कि इंडियन सेक्युलरिज्म क्या होता है, कि भाई इंडिया में सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है और किस तरीके से इंडिया में ये जो डोमिनेशन है एक धर्म का दूसरे धर्म के ऊपर, उसको रोका जाता है। वो हमने 3 वेज पढ़े कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट है पहले वो अपने आप को सेपरेट करती है, दूसरा तरीका इंटरफेरेंस की जो टेक्निक है, स्ट्रेटेजी है, वो अपनाती है, और तीसरा नॉन इंटरफेरेंस की। तो ये 3 स्ट्रेटेजीज जो है वो इंडियन स्टेट अपनाती है ताकि वो सेक्युलरिज्म को मेंटेन कर सके। अब हम देखते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में ही सिर्फ सेक्युलरिज्म है, बाकी भी बहुत सारे ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जिनके यहाँ सेक्युलरिज्म है। तो अब हम ये देखते हैं, एक एग्जांपल लेके अमेरिका के साथ हम कंपेयर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इंडियन सेक्युलरिज्म उससे कैसे अलग है। Some of the above objectives are similar to those that have been included in the constitution of secular democratic countries in other parts of the world. तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हमारे सेक्युलरिज्म में भी हैं और दूसरे देशों के जो दूसरे डेमोक्रेटिक देश हैं उनके वहां पे भी सेम ऑब्जेक्टिव्स सेक्युलरिज्म में हैं। मतलब कुछ चीजें हमारी कॉमन है, कुछ उनके वहां पे भी वही चीजें मानी जाती हैं कि हाँ भाई सेक्युलरिज्म का मतलब ये है, ये होना चाहिए, सेम चीज हमारे यहाँ पे भी मानी जाती है। जैसे कि the first amendment of the US Constitution prohibits the legislature from making laws respecting an establishment of religion or that prohibits the free exercise of religion. तो सिमिलैरिटी की अगर हम बात करें कि भाई हमारे सेक्युलरिज्म में और दूसरी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनके सेक्युलरिज्म में किस तरीके से सिमिलैरिटी है, तो हम यूएस की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या कहता है कि कोई भी ऐसा लॉ अगर यूएस की स्टेट बनाएगी जो कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन को रिस्पेक्ट करता है एस्टैब्लिशमेंट के लिए। यहाँ पे क्या है, रिस्पेक्टिंग एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन का मतलब है कि ऑफिशियली किसी रिलीजन को रिकॉग्नाइज करना। मतलब कि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन यूएस की स्टेट को रोकता है कि वो किसी भी रिलीजन को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज ना करे। हमारा देश भी यही कहता है कि भाई जो इंडियन स्टेट है वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं बनाएगी, किसी भी पर्टिकुलर जो रिलीजन है उसको सपोर्ट नहीं करेगी, सबको एक समान मानेगी। तो वही चीज यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि भाई तुम किसी पर्टिकुलर रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन का दर्जा नहीं दे सकते, राइट। दूसरा क्या है कि यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूएस की स्टेट को कोई भी ऐसा लॉ बनाने से रोकता है जो कि यूएस के सिटीजन्स को उनका रिलीजन फ्रीली एक्सरसाइज करने से रोकता है। मतलब कि अगर यूएस स्टेट आके ये कहे कि भाई हम एक ऐसा लॉ बनाने जा रहे हैं जिससे कि बहुत सारे धर्मों के लोगों के ऊपर अफेक्ट पड़ने वाला है, वो लोग अपने धर्म को फ्रीली एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, तो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन रोकेगा यूएस की स्टेट को कि भाई नहीं, तुम ऐसा लॉ नहीं बना सकते जिससे कि लोगों का जो रिलीजन फ्रीली एक्सरसाइज करने का जो राइट है
वो हनन हो, राइट। मतलब कि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन यूएस के सिटीजन्स को ये राइट देता है कि वो फ्रीली अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सके। सिमिलरली हमारे यहाँ पे भी है कि इंडियन स्टेट जो है वो फ्रीली किसी को भी अपना जो रिलीजन है वो फॉलो करने दे सकती है। उनमें कोई भी ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगी जिससे कि उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस में हनन हो या उनके जो रिलीजियस फेथ्स हैं, उनके जो धार्मिक भावनाएं हैं, उनको ठेस पहुंचे। ऐसा कोई लॉ कानून जो है वो गवर्नमेंट नहीं बना सकती, राइट। तो ये हो गई सिमिलैरिटी की बात। एक और चीज सिमिलर है कि भाई यूएस की जो स्टेट है वो भी किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रेफरेंस नहीं दे सकती, ऑफिशियल दर्जा तो नहीं दे सकती, साथ ही साथ प्रेफरेंस भी नहीं दे सकती। कि जैसे मान लो कि यूएस में अगर ये कहा जाए कि उन्होंने किसी पर्टिकुलर धर्म को ऑफिशियल धर्म का दर्जा तो नहीं दिया है, बट हमें ये देखने मिले कि वो किसी पर्टिकुलर धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी धर्मों से ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब कि तुमने ऑफिशियल दर्जा तो नहीं दिया, बट वैसे तुम उसकी तरफ टिल्टेड हो, उसको सपोर्ट कर रहे हो, उसको प्रेफर कर रहे हो। तो इस चीज पे भी रोक लगाई गई है कि नहीं, तुम किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रेफरेंस भी नहीं दे सकते और ऑफिशियल दर्जा भी नहीं दे सकते। और ये चीज हमारे देश में भी देखने मिलती है कि हम किसी पर्टिकुलर धर्म को गवर्नमेंट के बॉडीज में, जो गवर्नमेंट है, स्टेट है, वो किसी भी पर्टिकुलर धर्म को प्रेफरेंस नहीं दे सकती। In the USA, the separation between state and religion means that neither the state nor religion can interfere in the affairs of one another. जो यूएस में सेक्युलरिज्म है उसमें क्या बोला गया है कि भाई सेपरेशन तो रहेगा स्टेट और रिलीजन का, बट ये सेपरेशन का मतलब क्या है कि ना ही तो स्टेट रिलीजन के मैटर्स में कोई दखल अंदाजी करेगी और ना ही रिलीजन जो है वो स्टेट के मैटर्स में कोई इंटरफेरेंस करेगा। अब आप बोलोगे कि इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो भी तो सेपरेशन की बात करता है, तो उसमें एक डिफरेंस है। यहाँ पे जो बात की जा रही है सेपरेशन की वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि भाई कोई बिल्कुल ही दखल अंदाजी नहीं कर सकता, मतलब कि स्टेट रिलीजियस मैटर्स में कुछ भी नहीं करेगी और रिलीजन जो है, रिलीजियस मैटर्स या जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी स्टेट के मैटर्स में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली सेपरेशन है, राइट। तो इसको और डिटेल में समझते हैं कि क्या डिफरेंस है अब। सो देयर इज वन सिग्निफिकेंट वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म differs from the dominant understanding of secularism as practiced in the United States of America। तो एक ऐसा तरीका है जिससे कि इंडियन सेक्युलरिज्म जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो सेक्युलरिज्म का मतलब है उससे अलग है। This is because unlike the strict separation between religion and the state in American secularism, in Indian secularism the state can intervene in religious affairs। So अभी हमने देखा कि जो यूएसए का सेक्युलरिज्म है उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस फॉलो की जाती है कि स्टेट बिल्कुल भी रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगी और ना ही रिलीजन, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं वो बिल्कुल भी स्टेट के मैटर्स में नहीं करेंगे। बट इस तरीके की स्ट्रिक्टनेस जो है वो इंडियन सेक्युलरिज्म में देखने नहीं मिलती है, क्योंकि हमने जो तरीके पढ़े थे कि किस तरीके से इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क करता है उसमें से एक तरीका जो है, या यूं कहें एक स्ट्रेटेजी जो है, वो ये थी कि इंटरफेयर जो है वो इंडियन स्टेट कर सकती है रिलीजियस मैटर में। तीन पढ़े थे ना, पहला सेपरेशन का, दूसरा नॉन इंटरवेंशन का और तीसरा था इंटरवेंशन का कि इंटरफेयर कर सकते हैं। तो मतलब कि इंडियन स्टेट जो है वो रिलीजियस अफेयर में इंटरवीन कर सकती है। तो ये एक मेजर तरीका हो गया जिससे कि इंडियन सेक्युलरिज्म यूएसए के सेक्युलरिज्म से डिफर करता है। उनके वहां पे स्ट्रिक्टनेस है कि भाई कुछ भी बिल्कुल भी जो है इंटरफेयर नहीं किया जाएगा, बट इंडिया में इस तरीके की जो रिजिडिटी है, स्ट्रिक्टनेस है, वो नहीं है। यहाँ पे जो स्टेट है वो इंटरवीन कर सकती है रिलीजियस अफेयर्स में, बट वो हमने पढ़ा था कि भाई कब इंटरवीन कर सकती है, कि इंडियन स्टेट का मेन एम क्या है, ये इंश्योर करना कि किसी भी तरीके का डोमिनेशन जो है वो धर्म के बेसिस पे देखने ना मिले। भले ही हम कभी कभी देखते हैं कि भाई एक धर्म दूसरे के ऊपर डोमिनेट करता है, या फिर हम कभी कभी ये देखते हैं कि सेम धर्म में एक कम्युनिटी दूसरे के ऊपर जो है डोमिनेट करने की कोशिश करती है। तो इंडियन स्टेट का मेन एम क्या है, इस डोमिनेशन को रोकने का। तो कुछ कुछ जो तरीके हैं वो ऐसे वाले होंगे इस डोमिनेशन को रोकने में, जो कि इंटरवीन करके होंगे कि भाई इस डोमिनेशन को तो इंटरवीन करके ही रोका जा सकता है, राइट। जैसे कि हमने अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस है उसके बारे में पढ़ा कि किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। और अनटचेबिलिटी क्या है, वो एक तरीके से हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस है। तो क्योंकि हमें ये देखने मिला कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है, एक कम्युनिटी जो है, उनको इस अनटचेबिलिटी के बेसिस पे दबाने की कोशिश की जा रही है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा
कि भाई इस प्रैक्टिस को हम अबॉलिश करते हैं, बैन करते हैं, ताकि लोगों के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ताकि सभी लोग इक्वल जो हैं वो ट्रीट हो सकें। In Indian secularism, though the state is not strictly separate from religion, it does maintain a principal distance vis-a-vis religion. अब वैसे तो हमें पता है कि भाई इंडियन सेकुलरिज्म में जो है स्ट्रिक्टली सेपरेट नहीं जो है नहीं है इंडियन स्टेट रिलीजन से, बट हाँ हमने ये भी पढ़ा है कि भाई एक डिस्टेंस जो है वो बनाया जाता है, सेपरेट है बट स्ट्रिक्टली सेपरेट नहीं है। तो दो डिफरेंसेस है, वैसे सेपरेट है बट जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे वो इंटरफेयर कर सकता है। तो जरूरत पड़ेगी पे जो है वो चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई कहां जरूरत पड़ेगी। अगर कहीं पे किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है धर्म की वजह से, तो फिर स्टेट को इंटरवीन करना पड़ेगा। तो हाँ सेपरेट जो है वो है इंडियन स्टेट फ्रॉम रिलीजन, बट हाँ सिचुएशन के हिसाब से वो इंटरवीन भी कर सकती है। So this means that any interference in religion by the state has to be based on the ideals laid out in the constitution. तो अब मतलब क्या रहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में आइडियल्स हैं उसके हिसाब से इंडियन स्टेट जो है वो इंटरफेयर कर सकती है, बट जो भी इंटरफेरेंस रहेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही होना चाहिए, उसके बाहर जाके नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये कहता है कि भाई राइट टू रिलीजन होना चाहिए, राइट टू इक्वालिटी होना चाहिए। तो इस वजह से कभी कभी देखो राइट टू इक्वालिटी को लाने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को अबॉलिश कर दिया। तो इस तरीके से जो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है उनको फॉलो करने के लिए जो इंडियन स्टेट है वो इंटरफेयर कर सकती है, राइट। These ideals serve as the standard through which we can judge whether the state is or is not behaving according to secular principles. अब जो ideals कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं वो एक तरीके से हमारे एक स्टैंडर्ड की तरह काम करते हैं, चेक बॉक्स की तरह काम करते हैं, जिसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि हाँ भाई कि जो हमारी स्टेट है वो रिलीजियस मैटर्स को सही से संभाल रही है कि नहीं, वो सेक्युलर प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं, राइट। तो जो इंडियन स्टेट है मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेगी। अगर उसे इंटरफेयर करना है तो भी वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होना चाहिए, अगर इंटरफेयर नहीं कर रही तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से या कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वो मेल खाना चाहिए, राइट। The Indian state is secular and works in various ways to prevent religious domination. तो अब हमें ये समझ आ चुका है कि इंडियन स्टेट जो है वो सेक्युलर है और वो रिलीजियस डोमिनेशंस को रोकने के लिए अलग अलग तरीके अपनाती है। The Indian Constitution guarantees fundamental rights that are based on these secular principles. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे लोगों को, देश के लोगों को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराती है। हमने पिछले चैप्टर में फंडामेंटल राइट्स जो है वो डिटेल में पढ़ चुके हैं कि भी कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स होते हैं। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सेक्युलर प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। मतलब कि एक फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमने पढ़ा था राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि मतलब कोई भी पर्सन अपने रिलीजन को फ्रीली फॉलो कर सकता है, उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है, उसे प्रोपेगेट कर सकता है ना। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराता है जो कि सेक्युलर प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हैं। However, this is not to say that there is no violation of these rights in Indian society. अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तो सेक्युलरिज्म को जो है फॉलो करने की बात करता है, उसने तो सेक्युलर प्रिंसिपल सेट किए हुए हैं, लोगों को फंडामेंटल राइट्स भी दिए हुए हैं इन सेक्युलर प्रिंसिपल्स के बेसिस पे। बट इसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि भाई इंडिया में इन फंडामेंटल राइट्स का बिल्कुल भी हनन नहीं होता, राइट। क्योंकि बहुत बार हमें ये देखने मिलता है कि फंडामेंटल राइट्स का जो हनन है वो लोगों का होता है। भले ही अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस कॉन्स्टिट्यूशन ने बैन कर दिया, बट फिर भी आज भी हमें रियल लाइफ में ये देखने मिलता है कि लोगों के साथ उनके कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, राइट। उनके धर्म के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। आज भी हम सुनते हैं कि किस तरीके से दो अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच में झगड़े हो जाते हैं, लड़ाइयां हो जाती हैं। तो हाँ कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तो सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल्स को लेट डाउन करता है, बट फिर भी रियल लाइफ में कहीं हद तक हमें ये देखने मिलता है कि इन फंडामेंटल राइट्स का जो कि लोगों को मिले हुए हैं वो उनका हनन होता हुआ हमें दिखाई देता है, राइट। अगर हनन नहीं होता रियल लाइफ में, अगर लोगों के फंडामेंटल्स जो हैं फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं होते, तो कॉन्स्टिट्यूशन को जरूरत ही क्या थी सेक्युलरिज्म लाने की, है ना। जो हमारे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसने सबसे पहले ये नोटिस किया ना कि भाई हमारे देश में ये सिचुएशन है, यहाँ पे एक धर्म दूसरे के ऊपर डोमिनेट कर सकता है या फिर यहाँ एक कम्युनिटी दूसरे के ऊपर जो है डोमिनेट कर सकती है। इस तरीके की सिचुएशन थी, तभी तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने सोचा कि इस चीज को, इस तरीके के डोमिनेशन को रोकने के लिए हमें सेक्युलरिज्म लाना होगा, राइट। सो हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जब सेक्युलरिज्म का जो है
उसको एक अहम हिस्सा बनाया इंडिया के एक तरीके से सिस्टम का, नेचर का, तो उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। मतलब काफी हद तक हमें चेंजेस देखने मिले हैं कि जो डोमिनेशन है वो कम हुआ है, बट हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से डोमिनेशन खत्म हो गया है, राइट। और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेकुलरिज्म पे इतना फोकस करता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, सब लोगों को पता है कि इस तरीके के राइट जो है एग्जिस्ट करते हैं जिससे कि कोई अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकता है। तो इससे क्या होगा, मान लो कोई पर्सन जो है वो दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है उसके धर्म के बेसिस पे, बट अब क्योंकि कानूनी तौर पे ये सब गलत है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेकुलरिज्म को सपोर्ट करता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो पर्सन जो है 10 बार सोचेगा किसी को डिस्क्रिमिनेट करने से पहले, किसी के धर्म को नीचा दिखाने से पहले वो 10 बार सोचेगा, क्योंकि उसे पता है अगर उसने किसी को डोमिनेट किया, डिस्क्रिमिनेट किया, तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई हो सकती है, उसको सजा मिल सकती है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरीके से मदद करता है लोगों को इस अन्याय से, इस डोमिनेशन से बचाने की। अब यहाँ पे फ्रांस के बारे में एक आर्टिकल जो है वो दिया हुआ है। 2004 के फरवरी में फ्रांस ने एक लॉ पास किया जिसमें कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको रोका गया कि वो किसी भी रिलीजियस या फिर पॉलिटिकल साइन को नहीं पहन के आएंगे। मतलब कि इस्लामिक हेडस्कार्फ हो गया, जूइश स्कल कैप हो गई, या फिर लार्ज क्रिश्चियन क्रॉसेस हो गए, मतलब ऐसे सभी सिंबल्स जो कि किसी रिलीजन को दर्शाते हैं, उनके ऊपर फ्रांस ने जो है बैन लगा दिया कि कोई भी जो स्टूडेंट है वो इस तरीके से रिलीजियस सिंबल्स या साइंस पहन के नहीं आएगा स्कूल में। This law has encountered a lot of resistance from immigrants who are mainly from the former French colonies of Algeria, Tunisia and Morocco. तो इस लॉ को बहुत सारे लोगों ने जो है अपोज भी किया है। रेजिस्ट करना मतलब एक तरीके से अपोजिशन करना, उसको रोकना। तो मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इमिग्रेंट्स थे, कहाँ से इमिग्रेंट्स थे, मतलब जो फ्रेंच की फॉर्मर कॉलोनीज थी, जैसे ब्रिटिशर्स ने हमें अपनी कॉलोनी बनाया, इसी तरीके से फ्रांस ने अल्जेरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, इन तरह की कंट्रीज को अपना कॉलोनी बना रखा था। तो इन कंट्रीज से जो भी लोग फ्रांस में जा रहे थे इमिग्रेंट होकर, माइग्रेट होकर, उन लोगों ने इन लॉज का काफी जमकर विरोध किया। In the 1960s, France had faced a shortage of workers and therefore had provided visas for these immigrants to come and work in the country. So 1960 में क्या हुआ, फ्रांस को एक शॉर्टेज देखने मिली वर्कर्स में। अब देखो इंडस्ट्रीज वगैरह तो तुम सेटअप कर देते हो, बट उन इंडस्ट्रीज में काम कौन करेगा, वर्कर्स करेंगे, और अगर वर्कर्स नहीं होंगे तो देश जो है एक तरीके से वो ठप जो है हो जाएगा, मतलब सारी जो इकोनॉमी है वो रुक सी जाएगी। तो इसीलिए क्या हुआ कि फ्रांस ने ये जो इमिग्रेंट्स थे उनको वीजास प्रोवाइड कराए ताकि वो इमिग्रेंट्स फ्रांस में आए और काम कर सकें, वर्कर्स की तरह काम कर सकें। द डॉटर्स ऑफ दीज इमिग्रेंट्स ऑफन वियर हेडस्कार्फ्स व्हाइल अटेंडिंग स्कूल। अभी जो इमिग्रेंट्स आए थे ये अपने अपने रिलीजन को फॉलो करते थे, है ना, पर्टिकुलर रिलीजन, रिलीजियस बिलीफ्स थे इनके। तो इन इमिग्रेंट्स की जो बेटियां होती थी वो कभी कभी देखने मिला कि वो स्कूल में अपने जो हेडस्कार्फ्स वगैरह हैं वो पहन के जाती थी। बट क्योंकि फ्रांस ने ये लॉ पास कर दिया था कि भाई स्टूडेंट्स जो है किसी भी तरीका का रिलीजियस सिंबल पहन के नहीं जाएंगे, तो इन लोगों को, ये जो इमिग्रेंट्स की बेटियां होती थी जो हैंडस्कार्फ पहन के जाती थी, उनको स्कूल से बाहर भी निकाल दिया जाता था कि नहीं, ये चीज अलाउड नहीं है। तो हमने फ्रांस के केस में देखा कि उन लोगों ने ये जो रूल लाया कि कोई भी रिलीजियस सिंबल जो है ये सब नहीं पहनेंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए, जिसकी वजह से लोगों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती दिखाई दे रही है। तो मतलब कि हम इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में काफी बैलेंस्ड अप्रोच लेके चली गई है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस ना पहुंचे। जैसे कि हमने टर्बन के केस में देखा कि भाई पगड़ी पहनने से जो सिख हैं अगर वो पगड़ी पहनते हैं तो किसी और के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका हनन नहीं हो रहा, तो भाई इंडियन स्टेट जो है वो फ्रीली अलाउ कर सकती है सिख्स को उनकी टर्बन पहनने से। बट वहीं अगर ऐसा कोई चीज हो, जैसे हमने अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस देखी जिसमें कि दूसरों का फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, तो ऐसी प्रैक्टिसेस को तो बदलना जरूरी था। तो इंडियन जो स्टेट है वो फोकस करती है सारे फंडामेंटल राइट्स पर कि किसी भी तरीके से किसी का फंडामेंटल राइट हनन ना हो। अगर फंडामेंटल राइट हनन हो रहा है तो इंडियन स्टेट जो है वो चेंज कर भी सकती है, नहीं हो रहा तो वो जो चीज चल रही है उसको चलने देगी। तो इंडिया के केस में हम देख सकते हैं काफी बैलेंस्ड अप्रोच है, राइट। अब यहाँ पे एक और जो सेक्शन है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से दिया हुआ है। वहां पे क्या होता है कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो स्टूडेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनको उनका स्कूल जो है वो एक प्लेज से शुरू करना पड़ता है। और जो प्लेज में जो शब्द आता है वो आता है अंडर गॉड, की मतलब हम भगवान के नाम पे ये जो प्लेज है वो ले रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो प्लेज एक तरीके से रिलीजियस जो
फेथ है उससे जुड़ी हुई है, कि अंडर गॉड मतलब कि वो रिलीजन से जुड़ी हुई है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड मोर देन 60 इयर्स अगो दैट गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिसाइट द प्लेज इफ इट कॉन्फ्लिक्ट्स विद देयर रिलीजियस बिलीफ्स। तो लगभग 60 इयर्स पहले ये बोल दिया गया था कि अगर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे कोई और धर्म फॉलो करते हैं, मतलब अगर वो क्रिश्चियन नहीं है या कोई और धर्म फॉलो करते हैं, अगर प्लेज की वजह से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है या फिर प्लेज उनके धर्म के खिलाफ जा रही है, तो भाई तुम्हें प्लेज बोलने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा बोल दिया गया था कि कंपलसरी नहीं है, तुम्हारा मन कर रहा है बोलो, नहीं कर रहा है तो तुम्हें प्लेज बोलनी कंपलसरी नहीं है। बट इसके बावजूद भी हमें ये देखने मिलता है कि बहुत बार जो है अंडर गॉड को लेकर ये जो फ्रेज है प्लेज में, इसको लेकर बातें उठी हैं, आवाजें उठी हैं, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे लोगों के राइट्स को, उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। और लोग ये सवाल उठाते हैं कि अंडर गॉड जैसे फ्रेजेस की वजह से जो यूएसए की स्टेट है और जो रिलीजन है, क्या वो सच में सेपरेट हो पाते हैं? क्योंकि जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो ये गारंटी करता है कि रिलीजन और जो स्टेट है वो एकदम सेपरेट है। बट वहीं तुम गवर्नमेंट के स्कूल में अंडर गॉड जैसी प्लेजेस बुलवा रहे हो, ऐसी प्लेजेस बुलवा रहे हो जिसमें भगवान का नाम आ रहा है, तो क्या सच में यूएस की स्टेट रिलीजन से अलग है? तो लोग इस चीज पर सवाल उठाते हैं। तो मतलब कि सेक्युलरिज्म जो है वो हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री का एक बहुत ही ऐसा टॉपिक है, ऐसा एक हिस्सा है जो कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा है, जिससे कि आसानी से लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। अगर स्टेट कुछ ऐसा लॉ बना देती है जिससे कि लोग जो है वो एकदम ही गुस्सा हो जाएं, तो उसकी वजह से भी दिक्कत आ सकती है। तो हर एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको जरूरत है कि भाई वो एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चले, ताकि सभी धर्मों को समान रूप से अधिकार मिल सके। So with this, we have come to the end of our chapter number 2 of class 8 civics. I hope you like this video. If you do, then please give it a thumbs up. And if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we will meet in the next video with a new chapter. Till then, bye bye.